नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत का शुरुआती दौर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उन शुरुआती हमलों और पहले महत्वपूर्ण राजवंश यानी गुलाम वंश की कहानी बताते हैं। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बाहरी ताकतों के आने से यहाँ सत्ता का समीकरण बदला। हाँ, और एक नए युग की नींव पड़ी। हम देखेंगे कि ये बदलाव कैसे हुए, कौन सी लड़ाइयाँ हुई और सत्ता आखिर स्थापित कैसे हुई। सही कहा। हमारा मकसद है इस दौर की बुनियाद को समझना। बिल्कुल। 1206 से 1526 ईस्वी तक चलने वाली दिल्ली सल्तनत, देखिए, मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये वो समय था जब उत्तर भारत में तेजी से राजनीतिक बदलाव आ रहे थे और सांस्कृतिक भी। एक नई शासन व्यवस्था जड़ें जमा रही थी। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? स्रोतों में सबसे पहले जिक्र आता है मोहम्मद बिन कासिम का, 712 ईस्वी। हाँ, सिंध पर हमला अरब से आया था। मान सकते हैं, है ना? हाँ, वो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जरूर था, पर दिल्ली सल्तनत की कहानी असल में इसके कई सदियों बाद शुरू होती है। तुर्क आक्रमणों से? बिल्कुल, तुर्क आक्रमणों से जुड़ी है। और इस सिलसिले में पहला बड़ा नाम है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी, गजनी का शासक, 998 से 1030 ईस्वी। हाँ, जो आज के अफगानिस्तान में है। कहते हैं उसने भारत पर कई बार, शायद 17 बार हमले किए। हाँ, ये संख्या काफी प्रचलित है। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला तो बहुत चर्चा में रहता है, 1025 ईस्वी। बिल्कुल, लेकिन उसका इरादा क्या था? क्या वो यहीं राज करना चाहता था? यही सवाल है। नहीं, गजनवी का मुख्य उद्देश्य मतलब भारत में स्थायी साम्राज्य बनाना नहीं था। तो फिर? वो यहाँ से भारी मात्रा में धन दौलत लूटकर गजनी ले जाना चाहता था। उसके हमलों ने उत्तर भारत के राज्यों को कमजोर जरूर किया। लेकिन क्या सिर्फ लूटपाट ही थी? एक दिलचस्प बात और है, उसके दौर में ज्ञान का काम भी चल रहा था। अच्छा। जैसे फिरदौसी ने शाहनामा लिखा और अल बैरूनी वो भारत आया और उसने तहकीक-ए-हिंद लिखी। तहकीक-ए-हिंद, ये तो जमाने के भारत के बारे में जानकारी का बहुत बड़ा स्रोत है। बस अमूल्य स्रोत है। तो ये दिखाता है कि हमलों के बीच भी मतलब सांस्कृतिक आदान प्रदान किसी न किसी रूप में हो रहा था। यानी लूटपाट के साथ साथ भारत के बारे में जानकारी भी बाहर जा रही थी। अच्छा, गजनवी के बाद दूसरा अहम तुर्क हमलावर कौन था? वो था मोहम्मद गौरी, या कहिए मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी, शासनकाल लगभग 1175 से 1206 एडी। हाँ, और यहीं से कहानी और भी मतलब पेचीदा हो जाती है। कैसे? गौरी का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, वो अलग था गजनवी से। तो वो क्या चाहता था? वो उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहता था, यहीं टिकना चाहता था। और यहीं उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, दिल्ली और अजमेर के शासक। हाँ, वही पृथ्वीराज तृतीय, चाहमान या चौहान वंश के, जिनके बारे में चंदबर दाई ने पृथ्वीराज रासू भी लिखी है। तराइन की मशहूर लड़ाइयाँ? बिल्कुल, तराइन के मैदान में 2 निर्णायक लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में। उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे? हाँ, पृथ्वीराज की जीत हुई, लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और उसमें मोहम्मद घोरी जीत गया। और ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सच में? एक साल में ही पासा पलट गया। गोरी यहीं नहीं रुका होगा फिर? नहीं रुका, उसने आगे बढ़कर 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया। जयचंद को भी? हाँ, तो गौरी की इन जीतों ने उत्तर भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन गोरी तो शायद यहाँ रहा नहीं ज्यादा। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि वो खुद यहाँ ज्यादा नहीं रहा। उसने अपने जीते हुए प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों को सौंप दी। गुलाम सेनापतियों को? हाँ, जिनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक? हाँ, एक और नाम बख्तियार खिलजी का भी आता है। बख्तियार खिलजी? उसका नाम तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश से जुड़ा है ना? हाँ, दुर्भाग्य से वो एक बड़ी सांस्कृतिक क्षति थी। तो गौरी के जाने के बाद दिल्ली की सत्ता का क्या हुआ? यहीं से दिल्ली सल्तनत की असल कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो गौरी की जीते हुए क्षेत्र थे उन पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत और उसका पहला वंश, गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहते हैं। ये वंश चला 1206 से 1290 तक। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश थे ना पूरे सल्तनत काल में? हाँ, SAKT सलोंडा वाली बात। आज हम पहले S यानी स्लेव डायनेस्टी पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन ममलूक या गुलाम वंश क्यों?
क्या सारे शासक सच में गुलाम थे? देखिए, ममलुक अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है स्वामित्व वाला। ये वो सैनिक गुलाम होते थे जिन्हें खरीदा जाता था। अच्छा, लेकिन ये साधारण गुलाम नहीं थे। इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी और ये अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचे ओहदों तक पहुंच जाते थे। सुल्तान भी बन जाते थे? हाँ, सुल्तान भी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। इस वंश के ज्यादातर शासक इल्बारी तुर्क जनजाति से थे। तो पहला सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। क्या खास था उसके दौर में? ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं। लाहौर, ये दिलचस्प है। हाँ, और उसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। बिल्कुल। स्थापत्य में भी उसकी दिलचस्पी थी। दिल्ली में उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। और अजमेर में? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और हाँ, दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया। कुतुब मीनार ऐबक ने शुरू करवाई थी, किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। अच्छा, पर उसकी मौत कैसे हुई? सुना है कुछ अजीब तरीके से हुई। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए। चौगान मतलब आज का पोलो जैसा? हाँ, पोलो जैसा खेल। घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। खेल खेल में? अच्छा, इन इमारतों की बात करें जरा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार। देखिए, ऐबक के बनाए ये निर्माण सिर्फ इमारतें नहीं थे, ये दिल्ली में नई इस्लामी सत्ता की मोहर थे एक तरह से। हाँ, अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तो हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का भी इस्तेमाल किया गया और शुरू में कॉर्बल्ड आर्च तकनीक का इस्तेमाल हुआ। कॉर्बल्ड आर्च ये क्या है? मतलब पत्थरों को एक दूसरे पर थोड़ा आगे खिसकाकर मेहराब बनाना, जो बाद में आई ट्रू आर्च या असली मेहराब से अलग थी। अच्छा, और कुतुब मीनार वो पूरी हो गई थी ऐबक के समय? नहीं, ऐबक उसे पूरा नहीं कर पाया। उसने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी, सिर्फ पहली। तो बाकी किसने बनवाई? उससे बाद में इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। अच्छा, तो ऐबक के बाद कौन आया? उसका बेटा? उसका बेटा आराम शाह कुछ महीने रहा, लेकिन फिर ऐबक के दामाद और एक और काबिल गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। हाँ, और कई इतिहासकार इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। वास्तविक संस्थापक? ऐबक को नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण काम किए जिससे सल्तनत मजबूत हुई। क्या काम किए उसने? सबसे पहले उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अच्छा, ये बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। दिल्ली सल्तनत की स्थायी राजधानी बनी। फिर उसने सल्तनत की अपनी मुद्रा चलाई। अपने सिक्के? हाँ, चांदी का टंका और तांबे का जीटल। ये सिक्के सिर्फ लेन देन के लिए नहीं थे। तो फिर? ये दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता और ताकत का ऐलान थे। हाँ, अपना सिक्का मतलब अपना शासन। यानी उसने सल्तनत को एक मजबूत प्रशासनिक आधार दिया। और क्या किया उसने? उसने इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता प्रणाली, ये क्या थी? इसमें सैनिक और असैनिक अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। जमीन? हाँ, इक्तादार उस जमीन से राजस्व वसूलता था, अपना खर्चा चलाता, अपनी सैनिक टुकड़ी रखता और बचा हुआ पैसा केंद्रीय खजाने में जमा कराता। अच्छा, तो ये प्रशासन और सेना दोनों को चलाने का एक तरीका था। हाँ, एक अहम तरीका बन गया ये। ये तो काफी कारगर लगती है, लेकिन क्या इसके कुछ मतलब नकारात्मक पहलू भी थे? हाँ, बिल्कुल थे। आगे चलकर कुछ इक्तादार बहुत शक्तिशाली हो गए और केंद्र के लिए चुनौती बनने लगे। अच्छा। इल्तुतमिश ने एक और काम किया था। उसने अपने वफादार 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया। 40 सरदारों का गुट? हाँ, जिसे तुर्काने चहलगानी या चालीसा कहा गया। चालीसा? शुरुआत में ये सुल्तान के मददगार थे, लेकिन इल्तुतमिश के बाद ये गुट बहुत ताकतवर हो गया। ताकतवर मतलब वो सुल्तान बनाने और हटाने में दखल देने लगे। अरे, ये तो खतरनाक हो गया। हाँ, वैसे इल्तुतमिश ने एक और बड़ा काम किया था। उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के खतरे को बड़ी कूटनीति से टाला था। चंगेज खान से दिल्ली को बचाया, वाह। तो चालीसा गुट सत्ता के खेल को और जटिल बना रहा था। इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अपनी बेटी को उस जमाने में? हाँ, ये बहुत बड़ी और साहसिक बात थी। और इस तरह दिल्ली के तख्त पर बैठी रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। रजिया सुल्ताना, दिल्ली पर राज करने वाली पहली और अकेली मुस्लिम महिला शासक। उसका सफर तो आसान नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। सोचिए,
एक महिला शासक, वो भी 13वीं सदी में। तुर्क अमीर, खासकर वो शक्तिशाली चालीसा गुट। हाँ, वो इसे कैसे बर्दाश्त करते? यहीं से शुरू हुई रजिया की सत्ता बचाने की जंग। मतलब साजिशें, विद्रोह। लगातार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया अपने एक वफादार जमालुद्दीन याकूत के साथ उससे लड़ने गई। याकूत, ये कौन था? वो अफ्रीकी मूल का था और रजिया का करीबी माना जाता था। पर रजिया हार गई, याकूत मारा गया और रजिया? रजिया को कैद कर लिया गया। ओहो, तो कहानी खत्म? नहीं, कहानी में एक और मोड़ आया। रजिया ने कूटनीति से काम लिया और उसी विद्रोही गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली। उसी से शादी कर ली जिसने विद्रोह किया था? हाँ, दोनों ने मिलकर दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हार गए। और फिर? आखिरकार 1240 में कैथल, हरियाणा के पास डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। कितनी दुखद कहानी है। रजिया बहुत काबिल थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उसका महिला होना और शक्तिशाली अमीरों की महत्वाकांक्षाएं उसके पतन का कारण बनी। उसके जमाने का कोई इतिहासकार था जिसने उसके बारे में लिखा हो? हाँ, मिन्हाजे सिराज, उसने तबकाते नासिरी लिखी, जिसमें रजिया का भी जिक्र है। रजिया की कहानी तो वाकई नाटकीय है। उसके बाद क्या सल्तनत संभल पाई? चालीसा गुट का क्या हुआ? रजिया के बाद कुछ कमजोर शासक आए और चालीसा गुट का दबदबा और बढ़ता गया। मतलब सुल्तान नाम के रह गए थे। फिर कोई मजबूत शासक नहीं आया? फिर सत्ता में आया गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287 तक। बलबन? ये भी गुलाम वंश का था? हाँ, बलबन पहले नासिरुद्दीन महमूद के समय में नायब यानी डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था और असल ताकत उसी के हाथ में थी। अच्छा, पर्दे के पीछे से? बिल्कुल। सुल्तान बनने के बाद उसने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। कैसे बदला उसने? क्या किया? बलबन बहुत ही कठोर और अनुशासन प्रिय शासक था। उसने समझ लिया था कि सल्तनत को मजबूत करना है तो सुल्तान की इज्जत और डर दोनों कायम करना होगा। डर? हाँ, डर। उसका पहला निशाना बना वही चालीसा गुट, जिसने उसे ऊपर आने में मदद की होगी। ने एक-एक करके चालीसा के शक्तिशाली अमीरों को खत्म कर दिया या उनकी ताकत बिल्कुल कम कर दी। बाप रे, जिसने बनाया उसी के बनाए गुट को खत्म कर दिया। और क्या नीतियां अपनाई बलबन ने? उसने सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। उसने जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया जैसी उपाधि ली। जिल-ए-इलाही? हाँ, खुद को ईरान के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताया। दरबार में ईरानी रस्में शुरू की। ईरानी रस्में? जैसे सिजदा। सिजदा मतलब? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। और पैबोस। पैबोस, ये क्या था? सुल्तान के कदम चूमना। कदम चूमना? ये सब क्यों? ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये तुर्क सरदारों और बाकी दरबारियों पर सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने का तरीका था, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से दबाने का। समझ गया। सिजदा और पैबोस, ये तो काफी सख्त लगता है। हाँ, उसका मकसद ही यही था। उसने एक अलग सैन्य विभाग भी बनाया, दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज, सेना के लिए? हाँ, ताकि सेना सीधे सुल्तान के प्रति वफादार रहे, अमीरों के नहीं। और दुश्मनों से कैसे निपटा? विद्रोहियों और दुश्मनों से निपटने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त मतलब बहुत क्रूरता से दमन करना, कोई रहम नहीं। उसने बंगाल के विद्रोही गवर्नर तुगरिल बेग का बहुत बेरहमी से दमन किया था। तो उसने साम्राज्य का विस्तार किया? नहीं, बलबन ने विस्तार की जगह राज्य को सुदृढ़ करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मतलब जो है उसे मजबूत करो। उसने नौरोज का ईरानी त्योहार भी मनाना शुरू किया था दरबार में। तो बलबन ने सल्तनत को मजबूती तो दी, लेकिन क्या ये मजबूती उसके बाद कायम रही? देखिए, बलबन की कठोर नीतियों ने अस्थायी स्थिरता जरूर दी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जैसे उसका पोता कैकुबाद 1287-1290, हाँ, वो उतने योग्य नहीं थे। बलबन की मौत के बाद एक बार फिर अमीरों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। और जल्द ही 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो ये थी गुलाम वंश की कहानी। ऐबक से शुरुआत, इल्तुतमिश का सुदृढ़ीकरण, रजिया का वो अनोखा दौर और फिर बलबन की कठोरता। अच्छा, शासन चलाने के लिए अधिकारियों की भी तो जरूरत पड़ती होगी? बिल्कुल, एक प्रशासनिक ढांचा धीरे धीरे विकसित हो रहा था। कौन से पद अहम थे? सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वजीर होता था, प्रधानमंत्री की तरह। वित्त विभाग भी अक्सर वही देखता था। वजीर और राजस्व वसूली के लिए आमिल होते थे। जिन्हें इक्ता जमीनें मिलती थी, उन्हें मुक्ति,
वली या इक्तिदार कहा जाता था। मुक्ति, वली, इक्तिदार, ये सब एकता संभालने वाले। हाँ, ये पद दिखाते हैं कि सल्तनत को चलाने के लिए एक व्यवस्था बन रही थी। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी के हमलों ने उत्तर भारत में तुर्क सत्ता के लिए जमीन तैयार की। हाँ, गजनवी का मकसद लूट था, पर गोरी का इरादा राज करने का ज्यादा था। फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव डाली। बिल्कुल। फिर इल्तुतमिश ने उसे एक मजबूत शक्ल दी, राजधानी दिल्ली लाना, अपने सिक्के चलाना, इक्ता प्रणाली शुरू करना, ये सब बड़े काम थे। और रजिया सुल्ताना इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई, भले ही उसका शासनकाल छोटा और संघर्षों से भरा रहा। हाँ, और आखिर में बलबन ने सुल्तान की ताकत को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की, चालीसा को खत्म किया, प्रशासन को सख्त बनाया। यानी ये पूरा दौर सत्ता के बनने, बिगड़ने, नई संस्थाओं के खड़े होने और हाँ, अंदरूनी लड़ाइयों का भी दौर था। सही कहा। इसी दौर ने आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति की दिशा तय की। और यहीं से हमें फारसी और भारतीय प्रशासनिक और सांस्कृतिक तत्वों का मेलजोल भी दिखना शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल, जो आगे और गहरा होता गया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि गुलाम वंश के कई शासक ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन खुद गुलाम या सैनिक पृष्ठभूमि से आए थे। हमने रजिया के संघर्ष और चालीसा की ताकत भी देखी। ये सब शुरुआती सल्तनत में शक्ति और वफादारी के बारे में क्या बताता है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ तलवार के जोर पर ही राज चलता था, या सत्ता में बने रहने के लिए कूटनीति, प्रशासनिक समाज और अलग-अलग गुटों में संतुलन साधना भी उतना ही जरूरी था? इस पर जरूर सोचिएगा। स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक कह सकते हैं गहन चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। खास तौर पर 3 अहम राजवंशों पर, खिलजी, तुगलक और लोदी। हाँ, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं सल्तनत के लिए। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इन दोनों की खास घटनाओं और शासकों पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और उसका असर क्या पड़ा। बिल्कुल, मतलब कहानी के पीछे की कहानी समझना, शासक, उनके सुधार, उनके बड़े फैसले और उनका क्या नतीजा निकला। सही। सल्तनत के उतार चढ़ाव को देखेंगे, कैसे ताकत बढ़ी, कैसे नए नए प्रयोग हुए, कुछ सफल, कुछ बिल्कुल असफल, और कैसे आखिरकार ये दौर खत्म हुआ। कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। हाँ, जैसे मैंने सुना है एक सुल्तान था जिसे दूसरा सिकंदर कहते थे। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। और एक और था जिसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख का खिताब मिला, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। शुरू करते हैं खिलजी वंश से, 1290 से 1320 ईस्वी तक। जी, तो खिलजी वंश की नींव रखी जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में। वो थोड़े उदार किस्म के माने जाते थे, है ना? हाँ, शुरुआत में तो थे, लेकिन खिलजी दौर का जो असली रंग है वो तो उनके भतीजे और दामाद भी थे, वो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, असली नाम शायद अली गुरशस्प था। जी, अली गुरशस्प। और वो अमीर तोजुक थे, मतलब समारोहों का इंतजाम देखने वाले। उन्होंने जलालुद्दीन को मारकर ही गद्दी हासिल की थी। अच्छा, तो शुरुआत ही खून खराबे से हुई। हाँ, सत्ता संघर्ष तो उस दौर में आम था, पर अलाउद्दीन सिर्फ गद्दी पर बैठकर संतुष्ट नहीं हुए। उनका मकसद था साम्राज्य फैलाना। और फैलाया भी। गुजरात जीता पहले 1298 में। जी, गुजरात, फिर रणथंबोर 1301 में राजा हमीरदेव चौहान को हराकर। और सबसे ज्यादा चर्चा तो मेवाड़ की होती है, चित्तौड़ पर हमला 1303 में। हाँ, चित्तौड़, और यहीं पर वो जौहर की घटना हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में इसका जिक्र है, हालांकि वो काफी बाद में लिखी गई। फिर मालवा, जालोर, उत्तर भारत में तो काफी दबदबा हो गया। बिल्कुल, लेकिन अलाउद्दीन की नजरें और दूर तक थीं, दक्षिण भारत पर। हाँ, दक्कन अभियान, और इसका जिम्मा दिया गया मलिक काफूर को। मलिक काफूर, उसकी कहानी भी अपने आप में गजब है। सुना है उसे गुजरात से ही खरीदा गया था 1000 दिनार में। जी हाँ, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। वो मूल रूप से एक हिजरा गुलाम था, लेकिन अपनी काबिलियत से वो अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति बना। ये बड़ी बात है, मतलब सल्तनत में योग्यता की कद्र थी, कम से कम अलाउद्दीन के समय। कह सकते हैं। काफूर ने दक्षिण में कमाल ही कर दिया। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय प्रताप रुद्रदेव, हाँ, और द्वार समुद्र के होयसल वीर बल्लाल तृतीय। जी, और नीचे मधुरे तक वीर पांडे को भी हराया। मतलब दक्षिण के बड़े बड़े राज्य उसके सामने टिक नहीं पाए। इससे तो सल्तनत का खजाना खूब भरा होगा। जाहिर है,
और अलाउद्दीन का रुतबा भी बढ़ा। इसी के बाद उसने खुद को सिकंदर सानी कहा। यानी दूसरा सिकंदर। महत्वाकांक्षा तो बहुत थी। बिल्कुल। और उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसे शायर भी थे। उन्हें तूते हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो, कव्वाली भी उन्हीं की देन मानी जाती है ना? हाँ, कव्वाली को लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा हाथ था। खुसरो ने कई किताबें भी लिखी, जैसे तुगलकनामा, नूह सिपहर। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ लड़ाइयों के लिए ही नहीं जाने जाते, उनके प्रशासनिक सुधार भी तो थे। सेना में कुछ खास किया था? हाँ, सेना उनकी ताकत थी, तो उस पर खास ध्यान दिया। 2 चीजें शुरू की, चेहरा और दाग। चेहरा और दाग, ये क्या था? चेहरा मतलब हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज करना, जैसे आजकल आई कार्ड होता है वैसा कुछ। अच्छा, ताकि कोई धोखा ना हो सके। सही। और दाग था घोड़ों के लिए। शाही घोड़ों पर एक खास निशान लगाया जाता था, ताकि अच्छे घोड़े बदले ना जा सकें। मतलब पूरा सिस्टम बना रखा था। और बाजार पर नियंत्रण की भी बात होती है। वो तो अलाउद्दीन के शासन की सबसे अनोखी चीज थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने जरूरी चीजों की कीमतें तय कर दी, फिक्स कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, मवेशी, सबके दाम तय। लेकिन दाम तय करना एक बात है, उसे लागू करवाना वो कैसे मुमकिन हुआ? मुश्किल था, पर उन्होंने किया। अलग अलग बाजार बनाए, जैसे अनाज मंडी, महंगे कपड़ों और जरूरी सामान के लिए सराय-ए-अदल। और निगरानी? हर बाजार के लिए एक अफसर, शहनाए मंडी, वो व्यापारियों का, दुकानों का, कीमतों का पूरा रजिस्टर रखता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जासूसों का जाल, बरीद और मुनहियान, ये सीधे सुल्तान को खबर देते थे। जरा सी ऊंच नीच हुई नहीं कि सजा। बाप रे, इतनी सख्ती! मकसद क्या था इसका? मकसद था महंगाई रोकना, ताकि सैनिकों को कम तनख्वाह में भी गुजारा चल सके और खजाने पर ज्यादा बोझ ना पड़े। इसके लिए बाकायदा एक विभाग बनाया, दीवाने रियासत, वाणिज्य विभाग कह सकते हैं। और पैसा जुटाने के लिए टैक्स वगैरह? हाँ, वो भी बढ़ाया। पहले तो जमीन की पैमाइश करवाई, फिर खराज यानी लगान बढ़ा दिया, उपज का 50% तक। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा था। किसानों पर भारी बोझ पड़ा। इसके अलावा 2 नए टैक्स और लगाए, घरी यानी घर पर टैक्स और चरी यानी चराई वाली जमीन पर टैक्स। घरी और चरी मतलब कोई छूट नहीं? और बकाया वसूलने के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया, दीवाने मुश्त खराज। और जजिया ज़कात वो तो पहले से थे। हाँ, जजिया गैर मुसलमानों पर और ज़कात मुसलमानों पर। वो चलते रहे। उन्होंने दिल्ली में कुछ बनवाया भी, आर्किटेक्चर में कुछ योगदान। हाँ बिल्कुल, सिरी फोर्ट बनवाया, दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा माना जाता है। पहला तो किला राय पिथोरा था। सिरी फोर्ट और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाजा। हाँ, लाल बलुआ पत्थर का बहुत खूबसूरत है। हाँ देखा है। और हौज खास, हाँ वो तालाब जी। हौज खास। और 1000 सुतून महल यानी 1000 खंभों वाला महल, अलाउद्दीन का मकबरा भी दिल्ली में ही है। को मतलब निर्माण कार्य भी हुए, लेकिन इतने ताकतवर सुल्तान का अंत कैसे हुआ? अलाउद्दीन की मौत हुई 1316 में। अच्छा। उसके बाद वही हुआ जो अक्सर होता है, गद्दी के लिए लड़ाई। मलिक काफूर ने कोशिश की? हाँ, मलिक काफूर ने चाहा कि वो कंट्रोल करे, लेकिन उसे मार दिया गया। फिर अलाउद्दीन के बेटों में मारकाट हुई। मुबारक शाह सुल्तान बना, पर वो भोग विलास में पड़ गया। और फिर आखिर में 1320 में खुसरो खान नाम के एक शख्स ने मुबारक शाह को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। बस यही खिलजी वंश का फात्मा हो गया। और खुसरो खान को मारकर फिर तुगलक वंश की शुरुआत हुई। बिल्कुल, गाजी मलिक ने खुसरो खान को हराया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तख्त पर बैठा। यहीं से तुगलक वंश 1320-1414 ईस्वी शुरू हुआ। गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया था ना? जी, तुगलकाबाद शहर और किला। वो एक काबिल प्रशासक थे, लेकिन उनका राज छोटा ही रहा 1320 से 25 तक। उनकी मौत कैसे हुई? कोई हादसा? हाँ, एक लकड़ी का महल गिर गया था उनके ऊपर। कहा जाता है कि वो महल उनके बेटे जौना खान ने ही बनवाया था। खैर, इसी जौना खान ने फिर मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली और सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा लेकिन शायद सबसे ज्यादा विवादित सुल्तान। हाँ, बहुत बुद्धिमान, कई भाषाएं जानता था, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन, सब में रुचि थी। लेकिन उसकी योजनाएं जो अक्सर उल्टी पड़ जाती थीं, तभी तो कुछ लोग उन्हें सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। ये उपाधि शायद खफी खान ने दी थी। देखिए, वो था तो बहुत काबिल। उसके समय में मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता,
उसने अपनी किताब रहला में उस दौर के बारे में काफी कुछ लिखा है। जी, और ज़ियाउद्दीन बरनी भी उसी के समय के इतिहासकार थे। तारीख़ फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी उनकी किताबें हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए कुछ किया था, कोई लोन वगैरह? हाँ, सोनधर नाम का लोन था, सोने के बदले नकद, और खेती के लिए तकवी ऋण भी शुरू किए। बाकायदा कृषि विभाग बनाया, दीवाने को ही। फिर भी उसकी बड़ी योजनाएं फेल हो गईं। वो 5 बड़ी योजनाएं कौन सी थीं? पहली थी दोआब में टैक्स बढ़ाना। गंगा यमुना के बीच का इलाका बहुत उपजाऊ। हाँ, सोचा कि ज्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन टैक्स ऐसे समय बढ़ाया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। नतीजा, किसान बर्बाद, विद्रोह शुरू हो गया, योजना फेल। और दूसरी, वो राजधानी बदलने वाली। हाँ, 1327 में दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद यानी देवगिरी महाराष्ट्र में। इतनी दूर क्यों? उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। शायद उसे लगा कि दौलताबाद बीच में पड़ेगा, कंट्रोल करना आसान होगा। लेकिन पूरी दिल्ली को उठकर वहां ले जाना, गर्मी, पानी की किल्लत, रास्ते की मुश्किलें, लोग बेहाल हो गए। योजना बुरी तरह पिटी, वापस दिल्ली आना पड़ा। तीसरी योजना, खुरासान अभियान। हाँ, 1329 में मध्य एशिया में खुरासान पर चढ़ाई की योजना बनाई। बड़ी सेना तैयार की, एडवांस में वेतन भी दे दिया। लेकिन हालात बदल गए, योजना रद्द करनी पड़ी, सेना भंग हुई, पैसा बर्बाद। फिर कराचिल अभियान, वो भी फेल। जी, 1330 में ये शायद कुमाऊं गढ़वाल के पहाड़ी इलाके में था। सेना पहाड़ों में भटक गई, बहुत नुकसान हुआ, ये भी फेल। और सबसे मशहूर वो सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। हाँ, 1329 में ही। ये आइडिया तो बहुत आगे का था। चांदी की कमी थी तो उसने चांदी के टंका के बराबर कीमत के कांसे के सिक्के चला दिए। अच्छा, जैसे आजकल नोट चलते हैं। कुछ वैसे ही समझ लीजिए। मकसद था चांदी बचाना, लेकिन दिक्कत यह हुई कि लोग घरों में ही नकली सिक्के डालने लगे। ओह, कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल नहीं, कोई खास डिजाइन या तकनीक नहीं थी जिसे कॉपी ना किया जा सके। पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया, व्यापार ठप। तो फिर क्या हुआ? हारकर सुल्तान को सारे कांसे के सिक्के वापस लेने पड़े और बदले में असली चांदी के सिक्के देने पड़े। खजाना खाली हो गया। तो 5 में से 5 योजनाएं फेल। हाँ, मोटे तौर पर तो यही कहेंगे। इसीलिए वो बुद्धिमान मूर्ख वाली बात आती है। सोच अच्छी पर अमल गलत, या शायद किस्मत खराब। उसने कुछ अजीब नियुक्तियां भी की थीं, जैसे कोई शराब बनाने वाला, नाई, रसोइया। हाँ, अजीज खुमार शराब बनाने वाला, फिरोज हज्जाम नाई, मनका तब्बख रसोइया, लढ़ा और पीरा माली। इन्हें ऊंचे पद दिए। अब ये योग्यता को बढ़ावा देना था या कुछ और, कहना मुश्किल है। उसने दिल्ली में जहां पनाह शहर भी बसाया था। जी, जहां पना, और बेगमपुरी मस्जिद भी उसी के समय बनी। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक। और उसका अंदाज बिल्कुल अलग था, है ना? एकदम अलग। मोहम्मद बिन तुगलक जहां प्रयोगवादी और कठोर था, वहीं फिरोज शाह थोड़ा नरम और लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान देने वाला। उसने टैक्स कम कर दिए थे। हाँ, उसने कहा कि वो सिर्फ कुरान में बताए 4 टैक्स ही लेगा। खराज, लगान, उपज का 110, ज़कात, संपत्ति पर 2% टैक्स, जजिया गैर मुसलमानों पर, और खम्स, लूट के माल का 15%। जजिया को उसने अलग टैक्स बना दिया था। जी, पहले ये भू राजस्व के साथ ही लिया जाता था, उसने इसे अलग कर दिया। और लोक कल्याण के काम, नहरें वगैरह। हाँ, ये उसका सबसे बड़ा काम था। उसने बहुत सी नहरें बनवाई, पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। इससे खेती को बहुत फायदा हुआ। लेकिन सिंचाई पर टैक्स भी लगाया था। हाँ, हक-ए-शर्ब या हासिल-ए-शर्ब नाम से सिंचाई कर या जल कर लगाया। उसने कई शहर भी बसाए। जी हाँ, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। जौनपुर तो उसने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। और फिरोजाबाद, जो दिल्ली के पास है। उसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई थी। हाँ, बिजली गिरने से शायद 5वीं मंजिल खराब हो गई थी, तो उसकी मरम्मत करवाई। आर्किटेक्चर में डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल भी उसी के समय शुरू हुआ। और गरीबों, अनाथों के लिए भी कुछ किया। बिल्कुल। दिल्ली में दारुल शिफा नाम से एक खैराती अस्पताल खोला। अनाथों और विधवाओं की मदद के लिए दीवाने खैरात विभाग बनाया। दासों के लिए भी अलग विभाग। हाँ, दीवाने बंदगान, उसके पास बहुत सारे दास थे, उनकी देखभाल के लिए ये विभाग था। और पेंशन के लिए दीवाने इश्तियाक। सांस्कृतिक रूप से भी कुछ खास। हाँ, वो पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद शुरू करवाया। ये एक अहम बात है। लेकिन उसने एक काम ऐसा भी किया जिससे शायद सल्तनत कमजोर हुई। वो
इक्ता प्रणाली वाली बात? जी, उसने इक्तादारी को वंशानुगत बना दिया। यानी अगर किसी अफसर के पास इक्ता है, राजस्व वसूलने का अधिकार है, तो उसके बाद वो उसके बेटे को मिल जाएगा। इससे केंद्रीय कंट्रोल कमजोर हुआ और सेना में भी सैनिकों को नकद वेतन की जगह जमीन यानी वजेहा देने की प्रथा बढ़ाई। तो फिरोज शाह के बाद क्या हुआ? तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ? फिरोज शाह के बाद जो शासक आए वो कमजोर थे, सल्तनत वैसे ही कमजोर हो रही थी। और फिर 1398 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। तैमूर का हमला। हाँ, तैमूर लंग, मंगोल शासक, उसने दिल्ली पर हमला किया, भयानक लूटपाट और कत्लेआम मचाया। उस समय मोहम्मद शाह तुगलक नाम का शासक था, बस नाम का ही। तैमूर के हमले ने तो कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल, तुगलक वंश इसके बाद संभल नहीं पाया और सल्तनत कई हिस्सों में बट सी गई। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली में कौन आया? सैयद वंश? हाँ, एक छोटा सा दौर आया सैयद वंश का, 1414 से 1451 तक। इसके बारे में क्या खास है? देखिए, इसका संस्थापक था खिज्र खान। तैमूर ने जाते जाते उसे मुल्तान का गवर्नर बनाया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। नहीं, वो खुद को रैयत आला कहता रहा, मतलब तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर। याहिया बिन सिरहिंदी की किताब तारीख़ मुबारक शाही में दावा है कि वो पैगंबर के वंशज थे, इसीलिए सैयद कहलाए। पर यह जरा विवादित है। तो उनका शासनकाल कुछ खास नहीं रहा? ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, बस तुगलकों और लोधियों के बीच एक कड़ी की तरह थे। और फिर आए लोधी, 1451 से 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक थे। जी, और ये पहले अफगान शासक थे दिल्ली के। इससे पहले वाले तुर्क थे। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, 1451 से 1488 तक। उसने जौनपुर वगैरह को वापस जीतकर सल्तनत को थोड़ा संभालने की कोशिश की। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक। ये लोधी वंश का सबसे काबिल शासक माना जाता है। उसने क्या खास किया? राजधानी बदली थी। जी, सबसे अहम काम यही था। 1506 में राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा ले गया। अच्छा, आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया। और उसने जमीन नापने के लिए एक पैमाना शुरू किया, गजे सिकंदरी। 32 अंक का होता था। ये काफी समय तक चला। वो कवि भी था। हाँ, फारसी में कविताएं लिखता था। गुलरुखी उसका उपनाम था। दिल्ली की जो मोट की मस्जिद है वो उसी के वजीर ने बनवाई थी। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक। ये आखिरी लोधी सुल्तान था। और इसी के समय सल्तनत खत्म हुई। हाँ, इब्राहिम लोधी थोड़ा अड़ियल किस्म का था। उसके अपने ही अफगान सरदार उससे खुश नहीं थे और उन्होंने ही बाबर को बुला लिया। जी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को न्योता भेजा कि आओ और इब्राहिम को हटाओ। और फिर हुई पानीपत की पहली लड़ाई, 1526। बिल्कुल। बाबर अपनी छोटी लेकिन अनुशासित सेना और तोपखाने के साथ आया। इब्राहिम लोधी की बड़ी सेना उसके सामने टिक नहीं पाई। इब्राहिम लोधी मारा गया लड़ाई में। हाँ, मैदान जंग में ही मारा गया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का करीब 320 साल का राज खत्म हो गया। और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। जी, एक नए युग की शुरुआत। तो हमने खिलजी, तुगलक और लोधी, इन 3 राजवंशों को देखा। लगभग 300 साल का इतिहास। क्या लगता है इस पूरे दौर की मुख्य बातें क्या नहीं, अगर संक्षेप में कहें तो? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो भारत में तुर्की अफगान शासन की जड़ें मजबूत हुई। प्रशासन में नए नए प्रयोग हुए। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण या सेना सुधार। मोहम्मद बिन तुगलक के वो बड़े भले ही असफल प्रयोग। हाँ, फिर फिरोज शाह का लोक कल्याण पर जोर, नहरें बिनवाना, शहर बसाना। वास्तुकला में भी विकास हुआ। अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद, दोहरे गुंबद। सांस्कृतिक रूप से भी कव्वाली आई, अनुवाद हुए। बिल्कुल। और एक प्रशासनिक ढांचा बना। कई विभाग बने जिनका जिक्र हमने किया। दीवाने विजारत, वित्त, दीवाने अर्ज, सेना, ये बल बनने शुरू किया था। वैसे दीवाने इंशा, पत्राचार। और अलाउद्दीन का दीवाने मुश्तखराज, बकाया वसूली, दीवाने रियासत, वाणिज्य। मोहम्मद बिन तुगलक का दीवाने कोही, कृषि। फिरोज शाह के दीवाने बंदगान, दास। दीवाने खैरात, दान। दीवाने इश्तियाक, पेंशन। ये सब दिखाता है कि धीरे धीरे प्रशासन व्यवस्थित हो रहा था। इसी बुनियाद पर आगे मुगलों ने अपना सिस्टम बनाया। तो ये थी हमारी दिल्ली सल्तनत के इन 3 अहम दौरों पर एक नज़र। खिलजी विस्तार और नियंत्रण, तुगलक प्रयोग और निर्माण, और लोधियों का अंत जिसने मुगलों के लिए रास्ता खोला।
क्या उथल पुथल रही इन 300 सालों में। हाँ वाकई, ये दौर दिखाता है कि कैसे शासन मजबूत हुआ, कैसे नए विचार आए, कुछ चले कुछ नहीं, और कैसे बाहरी हमलों और अंदरूनी कमजोरियों ने आखिरकार सल्तनत का अंत कर दिया। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इतना सख्त कंट्रोल, मोहम्मद बिन तुगलक के इतने क्रांतिकारी पर नाकाम प्रयोग, फिर फिरोज शाह तुगलक का कल्याणकारी रवैया, एक ही सल्तनत में इतने अलग अलग मिजाज के शासक। तो ये मध्ययुगीन भारत में सत्ता, शासन और विरासत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या सब कुछ सिर्फ सुल्तान की मर्जी या सोच पर निर्भर था, या जो व्यवस्था उन्हें विरासत में मिली या उन्होंने बनाई उसका भी कोई रोल था? ये बहुत अच्छा सवाल है जिस पर विचार करने के लिए काफी कुछ है। शासक बनाम व्यवस्था। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज इजाजत लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। सीखते रहें। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास के दो ऐसे शक्तिशाली साम्राज्यों में, हाँ, जिन्होंने करीब करीब एक ही वक्त में अपनी धाक जमाई, विजयनगर और बहमनी। हमारे पास जो जानकारी है वो इन साम्राज्यों का एक सार है, एक निचोड़ कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दोनों पड़ोसी थे और हाँ, अक्सर टकराते भी थे, लेकिन इनके बीच विचारों और संस्कृति का लेन देन भी खूब हुआ। अच्छा। आज हम इनकी बुनियाद, इनके मशहूर शासक, इनका राजकाज, कला और आखिर में इनके ढलान को समझने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो काफ़ी गहरी है, तो हमारा मकसद साफ है, इस जानकारी के समंदर से कुछ खास मोती निकालना, वो बातें जो इन साम्राज्यों की कहानी को दिलचस्प बनाती हैं और हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर उस दौर में चल क्या रहा था। सही। तो चलिए खोलते हैं इतिहास के इस पन्ने को। शुरुआत विजयनगर से करते हैं ना? हाँ, विजयनगर मतलब जीत का शहर, नाम में ही एक वजन है। हाँ। इसकी राजधानी हम्पी, जो आज कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे खंडहरों की शक्ल में मौजूद है, वो भी क्या गजब की रही होगी। जरा सोचिए। 1800 में कहीं जाके कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर ने दुनिया को इसकी भव्यता से दोबारा रूबरू करवाया। उससे पहले तो लोग भूल ही चुके थे लगभग। और हम्पी नाम, ये वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा सुना है मैंने। बिल्कुल, पंपा देवी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने के लोग इसे कर्नाटक साम्राज्य कहते थे। हम्पी तो बात का नाम है। अच्छा। और उपाधियों का खेल देखिए। विजयनगर के राजा खुद को नरपति कहते थे। नरपति? हाँ, मतलब? यानी लोगों का स्वामी। उनकी पैदल सेना शायद मजबूत रही होगी। वहीं उत्तर में दक्कन के सुल्तान खुद को अश्वपति, अश्वपति, घोड़ों के स्वामी। हाँ, घोड़ों के स्वामी। और पूरब में उड़ीसा के शासक गजपति, गजपति, हाथियों के स्वामी। वाह ये तो ताकतों का प्रदर्शन था एक तरह से। बिल्कुल, ये सिर्फ उपाधियां नहीं थीं, ये उस समय की सैनिक ताकत और राजनैतिक दावेदारी का प्रतीक थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों की सेना। वाह। और मैंने पढ़ा कि शुरू के विजयनगर शासकों ने हिंदू सुत्राण की उपाधि भी अपनाई थी। ये सुल्तान का संस्कृत रूप लगता है ना? हाँ बिल्कुल, सुत्राण मतलब सुल्तान। ये दिखाता है कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों से होड़ भी ले रहे थे और खुद को उनके बराबर का साबित करना चाहते थे। एक तरह का सांस्कृतिक जवाब भी था ये। और हाँ, हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, ये इसकी अहमियत बताता है। सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। विजयनगर पर कुल 4 राजवंशों ने राज किया, संगम, सलुव, तुलुव और फिर अरविडू। 4 राजवंश? हाँ, शुरुआत संगम वंश 1336 से 1485 से हुई, जिसके पहले शासक थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई पहले वारंगल के काकतीय राजाओं के सामंत थे और बाद में कंपिली नाम के छोटे से राज्य में मंत्री बने। अच्छा, कंपिली। वहीं से उन्होंने विजयनगर की नींव डाली। कहते हैं एक संत विद्यारायण से प्रेरणा मिली थी उन्हें। और इसी दौर में कई विदेशी यात्री भी आए, जैसे मोरक्को का इब्न बतूता। उसकी कहानियां तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, इब्न बतूता हरिहर प्रथम के समय आया था। वो तो पूरी दुनिया घूमा था। बाद में देवराय प्रथम के राज में इटली का निकोलो दे कोंटी आया। निकोलो दे कोंटी? हाँ, और देवराय द्वितीय के समय फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक। इन यात्रियों ने जो लिखा है ना, उससे हमें उस समय के विजयनगर के समाज, व्यापार और शानो शौकत का अंदाजा लगता है। अब्दुल रज़ाक तो किलेबंदी देखकर हैरान रह गया था, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, उसने लिखा है कि ऐसी किलेबंदी उसने कहीं नहीं देखी। और देवराय प्रथम ने खेती के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। ये दिखाता है कि पानी का इंतजाम वो कितना जरूरी था उस इलाके के लिए। बिल्कुल। फिर आया तुलुव वंश,
1505 से 1570 और इसी वंश के थे कृष्णदेव राय 1509 से 1529। इनका नाम तो सबने सुना होगा। हाँ, कृष्णदेव राय। इन्हें तो विजयनगर का सबसे महान राजा माना जाता है और शायद सही भी है। क्यों? क्या खास था उनके दौर में? देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया, बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर दुआब पर कब्जा किया। रायचूर दुआब, ये बहुत महत्वपूर्ण था क्या? हाँ, बहुत, क्योंकि ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की बेहद उपजाऊ जमीन थी, जिसका इस पर कब्जा, उसका इलाके पर दबदबा। ये विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह थी हमेशा। समझ गई। और उनकी उपाधियां भी बड़ी रोचक हैं। यवन राज्य स्थापनाचार्य, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। इसका मतलब है यवन यानी मुस्लिम, राजा को स्थापित करने वाला। असल में उन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को दोबारा गद्दी पर बैठने में मदद की थी। अच्छा, तो मतलब दुश्मनी के साथ साथ राजनीतिक दांवपेच भी थे। ये दिखाता है कि विजयनगर और दक्कन की सल्तनतों के रिश्ते सिर्फ दुश्मनी वाले नहीं थे, उनमें जरूरत के हिसाब से दोस्ती और गठबंधन भी होते थे। दूसरी उपाधि थी आंध्र भोज, जो साहित्य और कला में उनकी गहरी दिलचस्पी दिखाती है, राजा भोज की तरह। हाँ, उन्होंने कई मंदिर बनवाए, जैसे हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर का पत्थर का रथ तो आज भी हम्पी की पहचान है। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नागलपुरम नाम का एक शहर भी बसाया। बिल्कुल। वो खुद भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने कुछ लिखा भी था। हाँ, तेलुगु में आमुक्तमाल्यद नाम का ग्रंथ लिखा, जो राजकाज पर है, मतलब राजनीति और प्रशासन पर। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नाम का एक नाटक भी लिखा। वाह, बहुमुखी प्रतिभा थी। बिल्कुल। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज? तेनालीराम भी उनमें से एक थे। हाँ, मशहूर तेनालीराम भी उन्हीं अष्टदिग्गजों में शामिल थे। और पुर्तगाली यात्री बारबोसा और पेस भी उन्हीं के समय आए थे। पुर्तगालियों से उनके रिश्ते कैसे थे? अच्छे थे, व्यापारिक रिश्ते थे। उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को भटकल में किला बनाने की इजाजत भी दी थी। घोड़ों का व्यापार अहम था पुर्तगालियों के साथ। लेकिन कृष्णदेव राय के समय एक और चीज हुई। अमरनायक यानी सैनिक कमांडर काफी ताकतवर हो गए। क्या ये आगे चलकर साम्राज्य के लिए दिक्कत बना? हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, अमरनायक व्यवस्था एक तरह की सामंती व्यवस्था थी। नायकों को राजा की तरफ से जमीन मिलती थी, जिसे अमरम कहते थे। अमरम? हाँ, इसके बदले उन्हें सेना रखनी होती थी और जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक मदद देनी होती थी। वो अपनी जमीन पर किसानों, कारीगरों से टैक्स भी वसूलते थे। तो फिर दिक्कत क्या थी इसमें? दिक्कत ये थी कि कृष्णदेव राय जैसे मजबूत राजा के समय तो ये व्यवस्था ठीक चली, राजा का नियंत्रण बना रहा। लेकिन बाद में जब राजा कमजोर हुए तो ये नायक बहुत शक्तिशाली हो गए। वो लगभग स्वतंत्र शासक की तरह बर्ताव करने लगे और कभी-कभी केंद्र के खिलाफ भी चले जाते थे। इसने कहीं ना कहीं साम्राज्य की जड़ों को, आप कह सकती हैं, खोखला किया। समझ गए। तो कृष्णदेव राय के बाद कौन आया? उनके बाद उनके भाई अच्युत देव राय राजा बने। उनके समय में फेर्नाओ नुनीज नाम का एक और पुर्तगाली यात्री आया था। लेकिन फिर धीरे धीरे विजयनगर का पतन शुरू हो गया। और फिर वो भयानक युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, वो निर्णायक था, है ना? बिल्कुल। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, वो विजयनगर के लिए एक तरह से मौत का फरमान साबित हुआ। राक्षसी तंगड़ी, ये कैसा नाम है? ये उस जगह के पास 2 गांवों के नाम थे जहां ये लड़ाई हुई थी। इसमें एक तरफ विजयनगर की सेना थी, जिसका नेतृत्व असल में मुख्यमंत्री आलिया राम राय कर रहे थे। राजा सदाशिव राय तो उस समय नाम मात्र के शासक थे। आलिया राम राय? हाँ, और दूसरी तरफ थी दक्कन की 4 सल्तनतें, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ये चारों एकजुट हो गई विजयनगर के खिलाफ। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी? कहा जाता है कि राम राय बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने इन सल्तनतों के आपसी झगड़ों में बहुत दखल दिया था, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया। इससे वो सब उसके खिलाफ एकजुट हो गईं। उन्होंने शायद विजयनगर की ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। और इस युद्ध का नतीजा? नतीजा भयानक था। विजयनगर की सेना बुरी तरह हारी, राम राय युद्ध में मारे गए और विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा और तबाह कर दिया। ओह! वो भव्य शहर फिर कभी ठीक से आबाद नहीं हो पाया। इसके बाद अरविंदु वंश ने राजधानी बदलकर पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी से कुछ समय तक राज तो किया, लेकिन विजयनगर का वो पुराना गौरव,
वो कभी लौट नहीं पाया। आखिरी शासक श्रीरंग तृतीय थे। सोचकर ही दुख होता है कि इतनी शानदार सभ्यता का ऐसा अंत हुआ। वाकई बहुत दुखद है। अच्छा, प्रशासन की बात करें तो अमरनायक व्यवस्था तो हमने समझी, गांवों के स्तर पे अयंगर व्यवस्था भी थी। ये क्या थी? हाँ, अयंगर व्यवस्था। इसमें क्या था कि गांवों के प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था। ये पद अक्सर वंशानुगत होते थे। ये लोग ही गांव के झगड़े निपटाते थे, टैक्स इकट्ठा करने में मदद करते थे, जमीन का रिकॉर्ड रखते थे। मतलब ये केंद्र और गांव के बीच के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। ठीक है। और वास्तुकला हम्पी में जो बचा है वो भी तो हैरान कर देता है। शाही केंद्र में कमल महल जैसी इमारतें हैं। हाँ, कमल महल, उसका आकार कमल जैसा है, बहुत सुंदर है। शायद राजा अपने सलाहकारों से यही मिलते होंगे, पक्का नहीं कह सकते, पर अंदाजा यही है। और हाथियों का विशाल अस्तबल, वो भी देखने लायक है। और वो महानवमी डिब्बा, उसके बारे में बताइए, वो क्या था? महानवमी डिब्बा एक बहुत ऊंचा और विशाल मंच है, बहुत बड़ा। अंदाजा है कि इस पर लकड़ी का कोई मंडप या ढांचा रहा होगा, जहां राजा महानवी जैसे त्योहारों पर बैठकर समारोह देखते होंगे, सेना की परेड लेते होंगे, नायकों से नजराना लेते होंगे। अच्छा। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है ना, वो कमाल की है। उस समय के जीवन, नृत्य, संगीत, शिकार और युद्ध के दृश्य बने हुए हैं। ये एक तरह से पत्थर पर उकेरा गया इतिहास है, जो हमें बताता है कि राजा की ताकत का प्रदर्शन कितना अहम था उन दिनों। और मंदिर, खासकर विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर, इनका क्या महत्व था? पवित्र केंद्र तुंगभद्रा नदी के पास था। यहाँ मंदिरों के ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, वो विजयनगर की पहचान है, बहुत भव्य। हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। विट्ठल मंदिर भगवान विष्णु का है और इसका पत्थर का रथ तो बहुत मशहूर है। आजकल 50 रुपए के नोट पर भी उसी की तस्वीर है। अच्छा, ये वही रथ है? हाँ, और विरूपाक्ष मंदिर शायद सबसे पुराना और सबसे अहम था। भगवान शिव का रूप माने जाने वाले विरूपाक्ष विजयनगर के संरक्षक देवता थे। शासक अक्सर उन्हीं के नाम पर शासन करने का दावा करते थे, मतलब श्री विरूपाक्ष के नाम पर। कृष्णदेव राय ने इसके गोपुरम को और भव्य बनवाया था। और वो किलेबंदी अब्दुल रज्जाक ने जिसका जिक्र किया था, हाँ, वो कमाल की थी। उसने लिखा है कि 7 परतें थी किलेबंदी की, और वो ना सिर्फ शहर को बल्कि आसपास के खेतों और अनाज भंडारों को भी घेरती थी। खेतों को भी? हाँ, सोचिए, दुश्मन अगर घेरा डाल भी दे तो शहर के अंदर खाने की कमी ना हो। कितना सोचा समझा इंतजाम था। यहाँ एक खास तरह की वास्तुकला शैली भी विकसित हुई, जिसे प्रोवेडा या इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं, जिसमें हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का मिश्रण दिखता है। जैसे वो हाथियों का अस्तबल। हाँ बिल्कुल, उसमें मेहराब और गुंबद दिखते हैं। और पानी का इंतजाम भी बेहतरीन था। कमलापुरम तालाब और हिरिया नहर जैसे उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। पानी को मीलों दूर से लाया गया था। तो ये थी विजयनगर की कहानी। वाकई एक शानदार साम्राज्य था। अब जरा उनके पड़ोसी और अक्सर के दुश्मन बहमनी सल्तनत की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहमनी सल्तनत की नींव 1347 में पड़ी। इसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने स्थापित किया, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। हसन गंगू? हाँ, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके दौलताबाद के पास इस सल्तनत की स्थापना की और गुलबर्गा, आज का कलबुर्गी, उसको अपनी पहली राजधानी बनाया। ये विजयनगर के ठीक उत्तर में थे। और जैसा आपने कहा, दोनों के बीच रायचूर, दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों को लेकर लगातार झगड़ा चलता रहता था। हाँ, वो मुख्य मुद्दा था, जमीन और ताकत की लड़ाई थी। और इनका प्रशासन कैसा था? बाद में एक शासक हुए अहमद शाह वली। उन्होंने राजधानी गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट कर दी। बीदर शायद ज्यादा सुरक्षित जगह थी और मौसम भी बेहतर था। उन्होंने प्रशासन के लिए सल्तनत को 4 बड़े प्रांतों में बांटा, जिन्हें तरफ कहते थे। तरफ? हाँ, तरफ। जैसे गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद। हर तरफ का मुखिया तरफदार होता था, जो गवर्नर की तरह था। वो टैक्स वसूलता था और सेना रखता था। कुछ शासक जैसे ताजुद्दीन फिरोज शाह काफी पढ़े लिखे और ताकतवर भी थे। उन्होंने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराया भी और उनकी बेटी से शादी भी की। अच्छा, शादी भी की? हाँ, लेकिन बाद में वो खुद हार गए देवराय प्रथम से। तो ये रिश्ते भी बड़े अजीब थे, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। इस सल्तनत में एक नाम बहुत उभर कर आता है, महमूद गवान। वो कौन थे? क्या भूमिका थी उनकी? महमूद गवान, हाँ, वो एक लाजवाब शख्सियत थे। वो असल में ईरान से आए एक व्यापारी थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री यानी पेशवा या वजीर बन गए। एक व्यापारी से प्रधानमंत्री तक? हाँ, सुल्तानों ने उन्हें मलिकुत तुज्जार यानी व्यापारियों का प्रमुख और ख्वाजाए जहां जैसी उपाधियां दी।
वो बहुत काबिल प्रशासक और सेनापति थे। उन्होंने क्या खास किया सल्तनत के लिए? तो उन्होंने सल्तनत का काफी विस्तार किया, गोवा और धाबोल जैसे अहम बंदरगाहों पर कब्जा किया, जिससे व्यापार बढ़ा। उन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए, जैसे तरफों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी ताकि तरफदारों की ताकत पर कुछ लगाम लगे। जमीन की पैमाइश करवाई ताकि टैक्स का सही अंदाजा हो सके। बीदर में एक बड़ा मदरसा भी बनवाया। तो वो तो बहुत फायदेमंद साबित हुए होंगे सल्तनत के लिए। बिल्कुल, लेकिन बहमनी दरबार अंदरूनी झगड़ों का अड्डा था। खासकर 2 गुटों में जबरदस्त खींचतान चलती थी, अफाकी और दक्कनी। अफाकी और दक्कनी, ये कौन थे? अफाकी वो अमीर थे जो बाहर से आए थे, ईरान, तुर्की, अरब से। ये ज्यादातर सुन्नी थे। और दक्कनी यहीं के मुसलमान थे, जिनमें शिया भी थे और कुछ अफ्रीकी मूल के हबशी भी। महमूद गवान अफाकी थे। तो इस गुटबाजी का क्या नतीजा हुआ? नतीजा बुरा हुआ। दक्कनी अमीरों में गवान के खिलाफ साजिश रची, सुल्तान को भड़काया और उन पर झूठा देशद्रोह का इल्जाम लगाकर 70 साल की उम्र में महमूद गवान को फांसी दिलवा दी। ओह, इतनी उम्र में? हाँ। ये बहमनी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा झटका था, शायद सबसे बड़ा। और फिर सल्तनत का क्या हुआ? जाहिर है कमजोर हुई होगी। हाँ, गवान की मौत के बाद बहमनी सल्तनत तेजी से कमजोर होती गई। सुल्तान कमजोर थे, अमीर आपस में लड़ते रहते थे। एक सुल्तान हुमायूं शाह तो अपनी क्रूरता के लिए जालिम मशहूर हुआ। जालिम? हाँ, आखिरकार अमीर इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और करीब 1527 तक बहमनी सल्तनत पूरी तरह बिखर गई। और उसकी जगह 5 नई सल्तनतें बन गई, है ना? हाँ बिल्कुल, 5 स्वतंत्र सल्तनतें उभरी। कौन कौन सी थी वो? बरार में इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश और जो बचा खुचा बीदर था वहां बरीद शाही वंश। ये वही सल्तनतें थी जिन्होंने मिलकर तालीकोटा में विजयनगर को हराया था। हाँ, इनमें से 4 ने मिलकर हराया था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार इस लड़ाई में शामिल नहीं था, उनके आपसी झगड़े थे। तो बहमनी सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत इन 5 सल्तनतों ने आगे बढ़ाई। क्या इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए? हाँ बिल्कुल, इन राज्यों ने भी कला, साहित्य और वास्तुकला में अपना अहम योगदान दिया। मिसाल के तौर पर बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों ने, खासकर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, दक्कनी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया। दक्कनी? हाँ, ये उर्दू का ही एक रूप है? हाँ, कह सकते हैं कि उर्दू का एक पुराना दक्षिणी रूप। उन्होंने फारसी की जगह दक्कनी को दरबारी भाषा बनाया। उन्हें अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। और बीजापुर का गोल गुंबज? वो भी तो इसी दौर का है। हाँ, बीजापुर के ही सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने मशहूर गोल गुंबज बनवाया। ये उनका मकबरा है और इसका गुंबद कहते हैं रोम के सेंट पीटर्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और उसकी विस्परिंग गैलरी? हाँ, उसकी विस्परिंग गैलरी यानी फुसफुसाने वाली गैलरी तो कमाल की है। एक तरफ जरा सी फुसफुसाहट भी दीवार के सहारे घूमकर दूसरी तरफ एकदम साफ सुनाई देती है। इंजीनियरिंग का नमूना है वो। और गोलकुंडा, वो तो हीरों के लिए मशहूर था, है ना? बिल्कुल, गोलकुंडा की कुतुबशाही सल्तनत अपनी हीरे की खानों के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। कहते हैं कोहिनूर हीरा भी शायद यहीं की गोलकुंडा खान से निकला था। कोहिनूर? हाँ, गोलकुंडा का किला भी बहुत मजबूत था। असल में वो काकतियों में बनवाया था, लेकिन कुतुबशाही शासकों ने उसे और मजबूत किया। और हैदराबाद शहर और चारमीनार? वो भी गोलकुंडा की ही देन है। इसी वंश के एक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेमिका भाग्यमती के नाम पर इसका नाम भाग्यनगर रखा था, जो बाद में हैदराबाद हुआ। अच्छा, भाग्यनगर? हाँ, और हैदराबाद की पहचान चारमीनार, वो भी उन्होंने ही 1591 में बनवाई थी, प्लेग खत्म होने की खुशी में शायद। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत के मध्यकाल का इतिहास इन 2 बड़ी ताकतों विजयनगर और बहमनी, और फिर बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ बिल्कुल। विजयनगर अपनी शान और शौकत, भव्य मंदिरों, कुशल प्रशासन और कृष्णदेव राय जैसे शासकों के लिए याद किया जाता है। सही। और वहीं बहमनी सल्तनत और उसके बाद की 5 सल्तनतों ने दक्कन की अपनी एक अलग पहचान बनाई, चाहे वो दक्कनी भाषा का विकास हो, गोल गुंबज और चारमीनार जैसी शानदार इमारतें हों, या उनका प्रशासनिक ढांचा जिसमें महमूद गवान जैसे लोगों का योगदान था। लेकिन ये भी सच है कि विजयनगर और बहमनी की आपसी लड़ाई, खासकर तालीकोटा का युद्ध और उनके अंदर की गुटबाजी,
वो उनके पतन का बड़ा कारण बनी। हाँ, ये टकराव और अंदरूनी फूट इसने दोनों को कमजोर किया। लेकिन उनकी छाप, उनकी विरासत, वो आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति, भाषा और इमारतों में जिंदा है। हम्पी के खंडरों या गोल गुंबज की गूंज इतिहास बोलता है वहां। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इन दोनों साम्राज्यों ने एक तरफ तो कला, साहित्य और निर्माण के क्षेत्र में कमाल का काम किया, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार एक दूसरे से और अंदरूनी तौर पर भी लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। क्या ये हमें सत्ता, संस्कृति और संघर्ष के बीच के उस जटिल रिश्ते के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कैसे निर्माण और विनाश साथ साथ चलते हैं? ये शायद आज भी उतना ही सच है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सत्ता की प्रकृति शायद ऐसी ही है। इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य के शुरुआती दौर की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे सामने है द मुगल एम्पायर, रूलर्स, बैटल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किताब के कुछ खास हिस्से। हाँ। और हमारा मकसद है इस विशाल साम्राज्य की जड़ों को समझना, जी। खासकर बाबर के आने से लेकर अकबर के दौर तक। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे इन शासकों ने न सिर्फ लड़ाइयां जीती बल्कि प्रशासन और संस्कृति पर भी अपनी छाप छोड़ी। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। और क्या आप जानते हैं, भारत में बड़े पैमाने पर बारूद का इस्तेमाल वो इन्हीं शुरुआती मुगलों ने शुरू किया। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये वो नींव थी जिस पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जो सदियों तक चला। सही। बाबर, हुमायूं, बीच में शेर शाह सूरी का वो अहम दौर, और फिर अकबर, इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। इनकी कहानी समझना आज भी जरूरी है क्योंकि इसका असर आज भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो कहानी शुरू होती है बाबर से। पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। जी। और कमाल की बात है कि उनके खून में 2 बड़े योद्धाओं का वंश था। जी हाँ। पिता की तरफ से तैमूर लंग और माँ की जानिब से चंगेज खान। सोचिए, महज 12 साल की उम्र में वो फरगना के शासक बने। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और उज़्बेकों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। हाँ, ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। पर बाबर ने हार नहीं मानी और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। और उनका भारत आना भी सीधे सीधे नहीं हुआ। अच्छा। पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी। जी। उन्होंने उन्हें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलाया था। ओहो, तो ये एक तरह का निमंत्रण था। हाँ, एक निमंत्रण जिसे बाबर ने एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया, जो उनकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। और फिर आता है भारतीय इतिहास का एक बड़ा मोड़। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। जी। बाबर की सेना इब्राहिम लोधी की विशाल सेना के सामने कहते छोटी थी, लेकिन नतीजा तो चौंकाने वाला रहा। हाँ बिल्कुल। बाबर जीते और मुगल वंश की स्थापना हुई। और इसमें वो बारूद वाली बात, तोपों और बंदूकों का बड़ा हाथ था। हाँ, ये जीत सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा नहीं थी, ये सैन्य रणनीति और आप कहें तो तकनीक का कमाल था। अच्छा, क्या खास था उसमें? बाबर ने तुलुगमा नीति अपनाई, सेना को इस तरह बांटना कि वो दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर सके। ओह अच्छा, घेरने की रणनीति। जी। और साथ ही तोपों का प्रभावी इस्तेमाल, जिसे उस्मानी विधि या रूमी विधि भी कहते हैं। इसमें गाड़ियों की आड़ लेकर तोपें चलाई जाती थीं। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन लोधी की पारंपरिक सेना के लिए बिल्कुल नया और कह सकते हैं घातक साबित हुआ। स्रोत में जो रेखा चित्र है उससे अंदाजा लगता है कि ये कितनी सोची समझी व्यूह रचना थी। तो बाबर ने सिर्फ पानीपत ही नहीं जीता, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आगे भी कई लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। बिल्कुल। 1527 में खानवा में। हाँ, खानवा, मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा को हराया। वो भी एक बड़ी चुनौती थे। बहुत बड़ी। फिर चंदेरी और घाघरा में भी जीत हासिल की। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में तुजुक-ए-बाबरी नाम से एक किताब लिखी। वो तुर्की भाषा में है। जी, चागताई तुर्की में। और ये किताब बहुत खास है। इसमें बाबर ने न सिर्फ अपनी जीत और हार का जिक्र किया है, बल्कि भारत के मौसम, फलों, फूलों, जानवरों और यहाँ के लोगों के बारे में भी बहुत बारीकी से लिखा है। अरे वाह! ये उस दौर के हिंदुस्तान का एक बेहतरीन आंखों देखा हाल है। सही। बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ बाबरनामा नाम से। अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, अब्दुल रहीम खाने खाना। हाँ, बाबर ने कुछ निर्माण भी करवाए, जैसे पानीपत में वो काबुली बाग मस्जिद और आगरा में आराम बाग।
जी 1530 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। हाँ, उन्हें बाद में काबुल ले जाया गया। तो बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनका दौर मतलब 1530 से 40 और फिर एक ब्रेक के बाद 1555-56 काफी उथल-पुथल भरा रहा। हाँ, चुनौतियां तो थीं। जी, न सिर्फ अपने भाइयों से कामरान, हिंदाल, अस्करी, बल्कि अफगानों से भी निपटना पड़ा, खासकर एक ऐसे शख्स से जिसने मुगल इतिहास का रुख ही बदल दिया, शेर शाह सूरी। हाँ, शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह के बीच दो बड़ी लड़ाइयां हुईं। एक तो 1539 में चौसा की, जी, चौसा। और फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। इन दोनों में हुमायूं की करारी हार हुई। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर एक तरह से भागना पड़ा। कहाँ गए थे वो? उन्होंने करीब 15 साल निर्वासन में गुजारे। ज्यादातर समय ईरान के सफवी शासकों की शरण में रहे वो। अच्छा, ईरान में? और इसी दौरान दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया। शेर शाह, जिनका असली नाम फरीद खान था। फरीद खान? हाँ, बिहार के सासाराम के एक जागीरदार के बेटे थे। लेकिन अपनी बहादुरी और योग्यता के दम पर वो बहुत ऊपर उठे और चौसा की जीत के बाद शेर शाह कहलाए। शेरशाह का शासनकाल भले ही सिर्फ 5 साल का रहा, 1540 से 45 तक। जी, बहुत छोटा। लेकिन उन्होंने इतने कम समय में जो काम किए वो तो कमाल के हैं। कन्नौज जीतने के बाद उन्होंने मालवा, रणथंभौर, रायसेन, मारवाड़, चित्तौड़, कालिंजर कई इलाके जीते। हाँ, सैन्य रूप से तो वो काफी सफल रहे। लेकिन शेरशाह की असली विरासत उनकी लड़ाइयां नहीं, बल्कि उनके प्रशासनिक सुधार हैं। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है, खासकर वो मुद्रा वाला सुधार। बिल्कुल, उन्होंने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया और रुपया का जो मानक सिक्का चलाया वो आज तक हमारे सिस्टम का कहीं ना कहीं हिस्सा है। वजन और माप के मानक तय किए। और सबसे महत्वपूर्ण शायद उनका भूमि राजस्व सिस्टम था। हाँ, वो बहुत क्रांतिकारी था उस वक्त के हिसाब से। अच्छा, उसमें क्या खास था? उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई, नपवाया, फिर उसकी उपज का अनुमान लगाया और उसके आधार पर लगान तय किया, जो आमतौर पर उपज का 1/3 होता था। 1/3? जी। और किसानों को पट्टा दिया जाता था। पट्टा मतलब जमीन का मालिकाना हक? हाँ, एक तरह का विलेख जिसमें उनकी जमीन और लगान का ब्यौरा होता था और किसान कबूलियत पर दस्तखत करते थे, वो लगान देने के लिए सहमत हैं। अच्छा। इससे सीधे किसान और राज्य के बीच रिश्ता बना और जो बिचौलिए थे, जमींदार वगैरह, वो काफी हद तक हट गए। तो ये किसानों के लिए अच्छा रहा होगा। हाँ, उनके लिए एक बड़ी राहत थी और राज्य के लिए आमदनी का एक निश्चित स्रोत। और वो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आज भी हम जानते हैं, जीटी रोड, स्रोत बताते हैं कि ये सड़क बंगाल के सोनारगांव या चटगांव के पास से शुरू होकर पेशावर तक जाती थी। हाँ, हजारों किलोमीटर लंबी सड़क। हजारों किलोमीटर। और यात्रियों के लिए सराय बनवाना, ये तो कमाल का लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट था उस जमाने में। बिल्कुल। और दिल्ली का पुराना किला भी उन्हीं की देन माना जाता है। हाँ, पुराना किला। सही कहा। शेरशाह ने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया वो इतना मजबूत था कि बाद में अकबर ने भी उसे ही आधार बनाकर अपने सुधार किए। दुख है कि उनका शासन इतना छोटा रहा। हाँ, 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप का गोला फटने से उनकी मौत हो गई। उनका शानदार मकबरा सासाराम में आज भी है। बिल्कुल। शेरशाह के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं निकले। जी, इसका फायदा उठाकर ईरान के शाह की मदद से हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। आखिरकार वापसी हुई। हाँ, लेकिन किस्मत ने फिर दगा दिया। अगले ही साल 1556 में दिल्ली में अपने ही बनाए दीन पनाह किले के अंदर बने पुस्तकालय, शेर मंडल जिसे कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। अरे, जीत के बस 1 साल बाद ही? हाँ, बिल्कुल। हुमायूं के बारे में 2 बातें और खास हैं। बताइए। एक, उनकी जीवनी हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, उस दौर में महिला लेखक। जी, ये एक दुर्लभ उदाहरण है। और दूसरा, दिल्ली में उनका मकबरा, इसे उनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वास्तुकला का शाहकार है। इसमें पहली बार लाल पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का इतना सुंदर इस्तेमाल हुआ, और वो 4 बाग शैली। हाँ, 4 बाग बगीचे को 4 हिस्सों में बांटना। जी, ये मुगलों ने बहुत लोकप्रिय बनाया। इसे ताजमहल का एक तरह से पूर्वगामी भी माना जाता है। सही। और अब आते हैं मुगल इतिहास के सबसे चमकते सितारे पर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर द ग्रेट, हुमायूं के बेटे, जिन्होंने 1556 से 1605 तक लगभग 50 साल शासन किया। जब हुमायूं की मौत हुई, अकबर सिर्फ 13 साल के थे।
जी बहुत कम उम्र थी। पंजाब के कलानौर में उनके वफादार थे बैरम खान। उन्होंने उनका राज्याभिषेक करवाया। बैरम खान उनके संरक्षक। हाँ, और अकबर के शासन की शुरुआत भी एक बड़ी लड़ाई से हुई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर से पानीपत। हाँ, इस बार कौन था सामने? इस बार सामने थे हेमू। वो आदिल शाह सूर के सेनापति थे और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। ओहो। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू को हरा दिया और इस जीत ने हिंदुस्तान में मुगल सत्ता को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया। अकबर को उनकी राजपूत नीति के लिए भी बहुत जाना जाता है। हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देश पर राज करना है तो यहाँ के शक्तिशाली समुदायों, खासकर राजपूतों को साथ लेना होगा। तो क्या नीति थी उनकी? उनकी नीति में युद्ध और मेलमिलाप दोनों थे। उन्होंने कई राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए, जैसे 1562 में आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी की। हाँ, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। जी, उन्होंने राजपूत राजाओं को अपने प्रशासन और सेना में ऊंचा पद दिया। उन्हें मुगल अमीरों के बराबर का दर्जा दिया। राजा मानसिंह जैसे लोग। राजा मानसिंह, वो तो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक बने। बिल्कुल। लेकिन सभी राजपूतों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनका नाम तो हम सब जानते हैं। हाँ, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। 1576 में वो हल्दी घाटी का वो मशहूर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी। हाँ, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ही कर रहे थे। अच्छा। महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अरावली की पहाड़ियों से अपना संघर्ष जारी रखा। उनकी वीरता और स्वाभिमान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। बिल्कुल। अकबर ने प्रशासन में भी बड़े सुधार किए और यहाँ हमें फिर से शेरशाह की छाप दिखती है ना? सही। अकबर ने शेरशाह के सिस्टम को और बेहतर बनाया और ज्यादा व्यवस्थित किया। सबसे खास थी मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी, ये क्या थी? ये एक तरह की रैंकिंग व्यवस्था थी, समझ लीजिए। हर अधिकारी या सरदार को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। रैंक? हाँ, ये रैंक 2 नंबरों पर आधारित होता था, जात और सवार। जात और सवार। जी। जात से अधिकारी का पद और उसका वेतन तय होता था और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। अच्छा, तो ये सेना और नागरिक प्रशासन दोनों पर लागू था? हाँ, दोनों पर। इससे एक वफादार और संगठित अफसरशाही तैयार हुई। मिर्जा अजीज कोका, राजा मानसिंह, ये सब बड़े मनसबदार थे। और जमीन के लगान का सिस्टम, क्या वो शेरशाह वाला ही चला? अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। हाँ, टोडरमल। उन्होंने शेरशाह की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए 10 साला प्रणाली लागू की। 10 साल। हाँ, इसमें पिछले 10 सालों की पैदावार और कीमतों का औसत निकालकर अगले 10 साल के लिए लगान तय किया जाता था। अच्छा, इससे स्थायित्व आता होगा? बिल्कुल। और जमीन को भी उसकी उर्वरता के हिसाब से बांटा गया था। जैसे पोलाज, जो सबसे अच्छी जमीन होती थी, परावती, चाचर, बंजर, इसे जब्ती व्यवस्था भी कहते थे। जब्ती व्यवस्था। लक्ष्य था लगान वसूली में स्थायित्व और निष्पक्षता लाना। और एक और बड़ा कदम, अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर भी हटा दिया था। हाँ, जजिया का उन्मूलन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम था। जी हाँ, उनकी सुलह-ए-कुल की नीति का हिस्सा था ये। प्रशासन चलाने के लिए जरूर कई अधिकारी भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में बांटा गया था। सूबे? सूबों को सरकारों यानी जिलों में और सरकारों को परगनों यानी उपजिलों में। हर स्तर पर अधिकारी होते थे, जैसे सूबेदार प्रांत का गवर्नर, दीवान राजस्व प्रमुख, बख्शी सैन्य भुगतान और नियुक्ति देखता था, फौजदार कानून व्यवस्था, कोतवाल शहर का पुलिस प्रमुख। एक पूरा व्यवस्थित ढांचा था। अकबर सिर्फ शासक और प्रशासक ही नहीं थे, कला और संस्कृति में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने दीन-ए-इलाही नाम से एक नया विचार भी पेश किया था। हाँ, 1581-82 के आसपास दीन-ए-इलाही या तौहीद-ए-इलाही दैवीय एकेश्वरवाद, ये असल में कोई नया धर्म नहीं था। नहीं था? नहीं, बल्कि एक तरह का नैतिक और दार्शनिक विचार था। इसमें इस्लाम, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई धर्मों की अच्छी बातों को मिलाने की कोशिश थी। अच्छा, तो ये उनकी सुलह-ए-कुल वाली नीति का ही हिस्सा था? हाँ, बिल्कुल। सबके साथ शांति। इसके लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना, जहां धार्मिक चर्चाएं होती थीं? जी, अलग अलग धर्मों के विद्वानों से चर्चा होती थी। फैजी ने इसमें उनकी मदद की थी। हालांकि दीन-ए-इलाही ज्यादा फैला नहीं, बीरबल जैसे कुछ गिने चुने लोग ही इसके अनुयायी बने। हाँ, बीरबल का नाम आता है। और अकबर का दरबार तो नवरत्नों के लिए मशहूर है। बिल्कुल, 9 रत्न। ये 9 लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे और अकबर के सलाहकार भी। कौन कौन थे इनमें? अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी लिखी। ये अकबर के शासन का
अमूल्य दस्तावेज है। हाँ, आईने अकबरी में तो प्रशासन का पूरा ब्यौरा है। जी। उनके भाई फैजी वो कवि और विद्वान थे। राजा टोडरमल जबरदस्त वित्त मंत्री। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए मशहूर। बीरबल के किस्से तो आज भी सुने जाते हैं। हाँ, फिर राजा मानसिंह और राजा भगवान दास बड़े सेनापति और मनसबदार थे। तानसेन महान संगीतकार। तानसेन कहते हैं जब वो गाते थे तो दिए जल उठते थे। क्या ये सच है? ये किंवदंतियां उनकी कला की महानता को दर्शाती हैं। हाँ, शायद। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे। अकबर उनकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने दरबार में बुला लिया और मियाँ की उपाधि दी। मियाँ तानसेन? जी। उन्होंने ध्रुपद गायकी को नई ऊंचाइयां दी। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना कवि और विद्वान और मुल्ला दो प्याजा भी सलाहकार थे। क्या बात है, 9 रत्न। अकबर ने एक अनुवाद विभाग भी बनवाया था ना? जी हाँ, जहां महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ रज़्मनामा नाम से, मतलब युद्धों की किताब। रामायण का भी अनुवाद हुआ। ये किसने किया था? महाभारत के अनुवाद में फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी शामिल थे। रामायण का अनुवाद भी बदायूनी ने किया। अच्छा, खुद अकबर भी संगीत प्रेमी थे? हाँ, कहते हैं कि रबाब या रुद्रवीणा जैसा कोई वाद्य यंत्र बजाते थे। वाह, वास्तुकला में भी अकबर का योगदान जबरदस्त है। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। जी, और सबसे बढ़कर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, वो तो अकबर के सपनों का शहर था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने इसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी बनाया था। वहीं पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। हाँ, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय की याद में। वहाँ पंचमहल, जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब अकबर के दौर की वास्तुकला की बेहतरीन मिसालें हैं। लेकिन उन्हें वो राजधानी छोड़नी पड़ी थी। हाँ, कहते हैं पानी की कमी एक बड़ा कारण था। बाद में राजधानी वापस आगरा ले जानी पड़ी। फिर लाहौर भी रही कुछ समय। यहाँ कुछ और किलों का भी जिक्र है स्रोत में। हिमाचल का कांगड़ा किला। हाँ, कांगड़ा किला भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है। और राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर। विश्वसनीय है ना? 36 किलोमीटर लंबी दीवार। बिल्कुल। ये किले उस दौर की इंजीनियरिंग और सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण हैं। अकबर का आखिरी बड़ा अभियान कौन सा था? वो था 1601 में खानदेश के शासक मीरन बहादुर पर विजय और असीरगढ़ के किले पर कब्जा करना। अच्छा, असीरगढ़। और 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। जी, और उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटें, बाबर ने सैन्य शक्ति और नई तकनीक से नींव रखी। हाँ, एक मजबूत शुरुआत की। हुमायूं के दौर में चुनौतियां आईं, लेकिन उसी दौर में शेरशाह ने प्रशासन का वो खाका तैयार किया जिसने आगे चलकर मुगलों का बहुत मार्गदर्शन किया। बिल्कुल, शेरशाह का योगदान बहुत अहम है, भले ही उनका शासन छोटा रहा। और फिर अकबर ने उस नींव पर एक भव्य इमारत खड़ी की। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि मनसबदारी और दहसाला जैसी प्रणालियों से उसे स्थायित्व दिया। जी, प्रशासन को मजबूत किया। राजपूतों और अन्य स्थानीय शक्तियों को साथ लेकर एक मिलीजुली प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्था बनाई। सुलह कुल की नीति अपनाई। हाँ, और कला वास्तुकला को बढ़ावा देकर एक विशिष्ट मुगल पहचान घड़ी। चारबाग शैली का जिक्र हमने किया ही। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए कुशल प्रशासन, स्थायी राजस्व, अलग अलग समूहों को साथ लेकर चलने की नीति और सांस्कृतिक संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। बाबर के सैन्य कुशलता, शेरशाह की प्रशासनिक प्रतिभा और अकबर की दूरदर्शिता, इन सब का मिश्रण ही शायद मुगल साम्राज्य की शुरुआती सफलता का राज था। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, बाबर के भारत आगमन से लेकर अकबर के शानदार शासनकाल तक। वाकई कितने उतार चढ़ाव और कितनी दिलचस्प बातें। हाँ, इतिहास है ही ऐसा। कुंभलगढ़ की वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार हो या अकबर का खुद रबाब बजाना, इतिहास ऐसे ही आश्चर्यों से भरा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। इन शासकों को देखते हुए क्या लगता है, किसी साम्राज्य की लंबे समय तक चलने वाली सफलता के लिए सैन्य ताकत, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक सहिष्णुता, इनमें से किसका पल्ला ज्यादा भारी होता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचना भी दिलचस्प है कि शेरशाह जैसा शासक जिसने सिर्फ 5 साल राज किया,
वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रशासन का इतना मजबूत मॉडल कैसे छोड़ गया? बहुत अच्छा सवाल है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। आज हम मुगल सल्तनत के एक ऐसे दौर की पड़ताल कर रहे हैं जहां साम्राज्य अपनी बुलंदी पर भी था और पतन की तरफ भी बढ़ रहा था। मतलब जहांगीर से लेके आखिरी मुगल बादशाहों तक का सफर। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें उनके शासन, उनकी सियासत, उनकी बनाई शानदार इमारतों और प्रशासन की भूल भुलैया में ले जाते हैं। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ नाम और तारीखें नहीं बताते, हमें उस दौर के समाज, कला, अर्थव्यवस्था और बदलती राजनीति की भी झलक देते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो अहम जानकारियां निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि मुगल शक्ति कैसे चरम पर पहुंची और फिर किन वजहों से उसका शिराजा बिखरने लगा। तो चलिए इन जानकारियों के समंदर में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अकबर के बेटे सलीम से, जो जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठे 1605 से 1627, है ना? जी हाँ। कहते हैं उन्होंने आगरा में एक जंजीर अदिल लगवाई थी। ये क्या था असल में? हाँ, ये एक दिलचस्प किस्सा है। आगरा किले से यमुना किनारे तक एक सोने की जंजीर थी जिसमें घंटियां बंधी थीं। कहा जाता है कि कोई भी फरियादी इसे खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। अच्छा, सीधे बादशाह तक। हाँ। मतलब ये जहांगीर की न्यायप्रिय छवि बनाने की कोशिश थी, एक प्रतीक था। लेकिन क्या ये सच में काम करता था? मतलब क्या कोई आम आदमी सचमुच? देखिए, व्यवहार में ये कितना कारगर रहा होगा ये सोचना लाजमी है। स्रोत इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डालते, पर ये उनके इरादे जरूर दिखाता है ना? हाँ, इरादा तो नेक लगता है। अच्छा, और उनकी निजी जिंदगी? नूरजहां का जिक्र बहुत आता है उनके दौर में। क्या वो वाकई इतनी प्रभावशाली थी? यकीनन। मेहरुन्निसा, जो बाद में नूरजहां कहलाईं, वो सिर्फ जहांगीर की पत्नी नहीं थी, बल्कि सल्तनत की एक बेहद शक्तिशाली हस्ती बन गई। उन्हें बादशाह बेगम का खिताब मिला। बादशाह बेगम? जी, सिक्कों पर उनका नाम आया और शाही फरमानों पर भी उनके दस्तखत होते थे। उनके पिता एतमाद-उद-दौला और भाई आसिफ खान दरबार में बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ओह! ऐसा लगता है कि जहांगीर के आखिरी सालों में सल्तनत की बागडोर काफी हद तक नूरजहां और उनके गुट के हाथ में थी। तो क्या जहांगीर पूरी तरह नूरजहां के प्रभाव में थे? उनकी अपनी कोई पहचान या उपलब्धियां नहीं थी? नहीं, ऐसा कहना शायद ठीक न हो। जहांगीर कला के, खासकर चित्रकला के बड़े पारखी थे। उनके दौर में मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची। हाँ, सुना है, पेंटिंग्स के बहुत शौकीन थे वो। बिल्कुल। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी में लिखी, जो उस जमाने की काफी जानकारी देती है। और उन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, उनसे भी विवाह किया था। वो शाहजहां की मां बनी। अच्छा। और हाँ, अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका भी उन्हीं के दौर में मिला। हाँ, वो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। जी, पहले कैप्टन हॉकिंस आए जिन्हें 400 का मनसब मिला, फिर सर थॉमस रो जिन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मिली। ये वो शुरुआती कदम थे जिनका असर आप जानते ही हैं, बाद में बहुत गहरा हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके दौर में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। बेटों के विद्रोह, गुरु अर्जन देव जी की शहादत का भी जिक्र आता है। हाँ, ये जहांगीर के शासन की अंदरूनी कमजोरियों और तनावों को उजागर करती हैं। बड़े बेटे खुसरो का विद्रोह, जिसे दबा दिया गया था। हाँ, और फिर खुसरो को पनाह देने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को सजाए मौत सुनाना। ये घटनाएं बताती हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई और धार्मिक तनाव सल्तनत के लिए हमेशा एक चुनौती बने रहे। और बाद में शाहजहां ने भी विद्रोह किया था। हाँ, राजकुमार खुर्रम जो बाद में शाहजहां बने, और सेनापति महाबत खान के विद्रोहों ने भी जहांगीर की मुश्किलें बढ़ाईं। 1627 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के बाद तख्त पर आए उनके बेटे खुर्रम, जो शाहजहां 1628 to 1658 कहलाए। इनका दौर तो भाई मुगल शानो शौकत और खासकर वास्तुकला के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल। शाहजहां का नाम आते ही ताजमहल का ख्याल आता है। हाँ, ताजमहल, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे। कमाल की इमारत है वो तो। यकीनन। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं, शाहजहां ने वास्तुकला पर आप कह सकते हैं बेहिसाब पैसा खर्च किया। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा किले में भी तो है मोती मस्जिद। हाँ, आगरा किले में मोती मस्जिद जो पूरी संगमरमर की है, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, ये सब इमारतें उनकी सल्तनत की ताकत और दौलत का प्रदर्शन थीं। लेकिन
एक सवाल है, इन शानदार इमारतों को बनाने की कोई कीमत भी चुकानी पड़ी? मेरा मतलब है, सल्तनत के खजाने पर या आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा होगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शाहजहां का खजाना भरा हुआ था, लेकिन इन बड़े बड़े निर्माणों में लगने वाली लागत वो जबरदस्त थी। हाँ, और पीटर मुंडी जैसे यूरोपीय यात्री उनके शासनकाल में पड़े भयानक अकाल का भी जिक्र करते हैं। ओ, अकाल भी पड़ा था? जी हाँ, तो एक तरफ ये भव्य इमारतें थीं, दूसरी तरफ अकाल जैसी आपदाएं। ये सोचना जरूरी है कि संसाधनों का बंटवारा कैसे हो रहा था। सही बात है। इसी दौर में पित्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में कीमती पत्थरों की महीन जड़ाई का काम, ये बहुत लोकप्रिय हुआ। हाँ, वो ताजमहल में दिखता है ना, कमाल का काम है वो। बिल्कुल, ताजमहल में तो है ही, और एतिमादुद्दौला के मकबरे में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल दिखता है। वो नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की याद में। अच्छा। प्रशासन के लिहाज से शाहजहां के दौर में क्या कुछ खास हुआ? कोई नई नीतियां? उन्होंने दक्कन में मुगल प्रभाव बढ़ाया, पुर्तगालियों को हुगली में हराया और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इन सल्तनतों को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर किया। प्रशासनिक तौर पर चकला नाम की एक इकाई शुरू की गई। ये सूबे और परगने के बीच की कड़ी थी। चकला क्यों बनाई गई थी ये? शायद राजस्व वसूली और प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए। उनके दरबार में दीवाने आम और दीवाने खास की व्यवस्था थी। और वो मशहूर तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन। हाँ, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये भी इसी दौर की शान थे। हालांकि बाद में नादिर शाह इन्हें लूट कर ले गया। हाँ, वो तो है। और कोई खास किताब उनके दौर की? जी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी, जिसमें उनके दौर का विस्तृत वर्णन मिलता है। पर शाहजहां का अंत भी दुखद रहा। हाँ, वो उत्तराधिकार वाली लड़ाई। बिल्कुल, 1657 में उनकी बीमारी के बाद बेटों में वो खूनी जंग छिड़ गई। दारा शिकोह जिन्हें शाहजहां पसंद करते थे, और शाहजादा बुलंद इकबाल का खिताब भी दिया था। जी, वो औरंगजेब के हाथों हार गए। हाँ, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई की लड़ाइयों में हार के बाद दारा शिकोह का तो कत्ल कर दिया गया और औरंगजेब ने 1658 में आलमगीर की उपाधि के साथ तख्त संभाला और अपने पिता शाहजहां को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में, वहीं जहां से वो ताजमहल देख सकते थे, कैद कर दिया। जहां 1666 में उनकी मौत हो गई और उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के पास ही दफनाया गया। जी, औरंगजेब का शासनकाल 1658-1707 मुगल इतिहास में सबसे लंबा और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी रहा। हाँ, बहुत बातें होती हैं उनके बारे में। वो एक कुशल सेनापति और प्रशासक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी धार्मिक नीतियां और वो दक्कन में लगातार चलने वाले युद्ध, उन्होंने साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। शुरुआत में तो उनका ध्यान उत्तर भारत पर था ना? हाँ, पहले 23 साल। इसी दौरान उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम न अपनाने पर शहीद करवा दिया, जिसका नतीजा बहुत गंभीर हुआ। बिल्कुल। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर सिखों को खालसा के रूप में एक सैन्य शक्ति में बदल दिया और उन्होंने आगे चलकर मुगलों को कड़ी टक्कर दी। और मराठों के साथ भी उनका संघर्ष तो लगातार चलता रहा, शिवाजी महाराज के साथ। हाँ, खासकर शिवाजी महाराज के साथ। वो पुरंदर की संधि हुई 1665 में। जी, फिर शिवाजी का आगरा दरबार आना, उन्हें कैद करना और फिर उनका भाग निकलना, ये सब तो बहुत मशहूर किस्से हैं। हाँ, फिल्में भी बनी हैं इस पर तो। शिवाजी मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। उन्होंने दक्कन में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद भी ये संघर्ष रुका नहीं। औरंगजेब ने उनके बेटे संभाजी को पकड़वाकर मरवा दिया 1689 में। हाँ, लेकिन मराठों का विरोध जारी रहा। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल, मतलब 1682 से 1707 तक वो दक्कन में ही बिताए। 25 साल? जी, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीतने में कामयाब रहे, लेकिन मराठों को पूरी तरह कुचल नहीं पाए। इस लगातार लड़ाई ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और सेना को बुरी तरह थका दिया। और उनकी धार्मिक नीतियों की बात करें तो जजिया कर फिर से लगा दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने इस्लामी कानून शरीयत को लागू करने पर जोर दिया। मुहतसिब नियुक्त किए जो लोगों के आचरण पर नजर रखते थे। मुहतसिब मतलब एक तरह की मॉरल पुलिस? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और फतवा आलमगीरी नाम से इस्लामी कानूनों का एक संकलन भी करवाया,
जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगता था और जिसे अकबर ने हटा दिया था, उसे फिर से लागू कर दिया। हाँ, इन कदमों से बहुत से हिंदू शासक और जनता नाराज हुए। लेकिन एक बात और कही जाती है कि उनके दौर में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये कैसे? हाँ, ये भी एक तथ्य है। उनके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या किसी भी पिछले मुगल बादशाह से ज्यादा थी। ये उनके शासन की जटिलता को दिखाता है। शायद उन्हें प्रशासन चलाने के लिए उनकी जरूरत थी। दिलचस्प है ये। उन्हें जिंदा पीर भी कहते थे ना? जी, उनकी सादगी और धार्मिक कट्टरता की वजह से कुछ लोग उन्हें जिंदा पीर कहते थे। तो औरंगजेब के दौर में साम्राज्य फैला तो सही, पर क्या ये विस्तार टिकाऊ साबित हुआ? और वास्तुकला में उनकी दिलचस्पी कैसी थी? शाहजहां जैसी तो नहीं थी शायद। साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा जरूर, लेकिन ये विस्तार बहुत महंगा साबित हुआ और अंदरूनी दरारें वो चौड़ी हो गईं। वास्तुकला में उनकी रुचि शाहजहां जैसी भव्य नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्या बनवाया उन्होंने? उन्होंने दिल्ली के लाल किले में एक छोटी सी मोती मस्जिद बनवाई और औरंगाबाद, जिसे अब संभाजी नगर कहते हैं, वहां अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। अच्छा, बीबी का मकबरा। उसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। हाँ, या ताजमहल की थोड़ी अधूरी नकल भी कहते हैं। 1707 में अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें दौलताबाद के पास खुल्दाबाद में दफनाया गया। और उनकी मौत के बाद? उनकी मौत के बाद तो जैसे मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से होने लगा। उत्तर मुगल शासकों का दौर शुरू हुआ, जो ज्यादातर कमजोर थे और अपने अमीरों के हाथों की कठपुतली बने रहे। कौन थे ये उत्तर मुगल शासक? क्या इनमें कोई ऐसा था जिसने हालात संभालने की कोशिश की हो? बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, उन्होंने कुछ कोशिशें की, लेकिन ज्यादा समय शासन नहीं कर पाए। फिर जहांदार शाह आए, उन्हें जुल्फिकार खान नाम के अमीर ने बादशाह बनाया था। उन्होंने जजिया हटा दिया था, शायद राजपूतों और मराठों को खुश करने के लिए। फिर आए फर्रुखसियर, जिन्हें सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता था, उन्होंने गद्दी पर बैठाया। किंग मेकर्स? और इसी फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का वो गोल्डन फरमान दिया था। ओह, ये तो बहुत बड़ा फैसला साबित हुआ बाद में। बिल्कुल, बहुत दूरगामी असर हुआ इसका। बाद में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। मतलब दरबार में साजिशें चलती रहती थीं। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला का दौर आया। इनके समय में तो दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ था ना? हाँ, मोहम्मद शाह। उनका शासनकाल काफी लंबा था, 1719 से 1748 तक। उन्हें रंगीला कहा जाता था क्योंकि वो ऐशो आराम और कला संगीत में डूबे रहते थे। प्रशासन पर ध्यान कम था। और इसी का फायदा उठाया नादिर शाह ने? जी हाँ, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भयानक कत्लेआम मचाया और बेशुमार दौलत के साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये मुगल इज्जत और ताकत पर एक जबरदस्त चोट थी। इसके बाद तो हालत और खराब हो गई होगी। बहुत। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। उसने उत्तर भारत को कई बार रौंदा। इसके बाद तो लगता है मुगल बादशाह सिर्फ नाम की रह गए थे। बिल्कुल। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर की लड़ाई हारे और अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, उन्हें अंधा भी कर दिया गया था। फिर अकबर द्वितीय, जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। और आखिर में बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर शाह जफर, वो तो शायर थे ना? हाँ, एक अच्छे शायर थे, लेकिन बादशाह के तौर पर बिल्कुल शक्तिहीन। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी मौत हुई और मुगल सल्तनत का मतलब औपचारिक अंत हो गया। जी। इस पूरे दौर में, खासकर जब साम्राज्य मजबूत था, तब ये चलता कैसे था? प्रशासन का ढांचा क्या था? क्या वो व्यवस्थित था? हाँ, मुगल प्रशासन काफी हद तक व्यवस्थित था, खासकर अकबर के समय से। साम्राज्य सूबों में यानी प्रांतों में बटा था। सूबे का मुखिया सूबेदार या निजाम होता था, जो बादशाह का प्रतिनिधि था। और सूबे के नीचे? सूबे आगे सरकारों में बटे थे, जिन्हें आप जिला समझ सकते हैं, और सरकारें परगनों में यानी तालुका या तहसील। और सबसे नीचे गांव? हाँ, गांव सबसे छोटी इकाई थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। और टैक्स वगैरह कौन वसूलता था? राजस्व वसूली के लिए आमिल या अमलगुजार जिम्मेदार था। कानून व्यवस्था के लिए सूबे में सूबेदार और स्थानीय स्तर पर फौजदार होते थे। परगने का मुख्य अधिकारी शिकदार होता था। और केंद्र में कौन से बड़े अधिकारी होते थे? दिल्ली में? केंद्र में कई बड़े मंत्री या अधिकारी थे,
जैसे मीर बख्शी। मीर बख्शी वो सेना देखता था। हाँ, सेना का प्रमुख था। भर्ती, वेतन, घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया रखना और खुफिया विभाग भी उसी के पास था। ओ, काफी पावरफुल पोस्ट थी ये तो। बिल्कुल। फिर दीवाने आला या वजीर, वो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी था। सल्तनत की आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था। सदर सुदूर धार्मिक मामलों, दान पुण्य और मुख्य न्यायाधीश यानी काजी उल कुजात की नियुक्ति देखता था। और मीर सामान शाही कारखानों, भंडारों और महल की जरूरतों का इंतजाम करता था। तो ये एक काफी फैली हुई व्यवस्था थी। हाँ, एक जटिल और विस्तृत व्यवस्था थी जो साम्राज्य के चरम पर काफी कारगर रही, लेकिन बाद में कमजोर नेतृत्व और भ्रष्टाचार के कारण बिखर गई। राजपूतों के साथ मुगलों के रिश्ते भी इस दौर में बदलते रहे होंगे। हाँ, अकबर के समय से तो काफी अच्छे थे ना। हाँ, अकबर की सुलह कुल नीति के बाद कई बड़े राजपूत घराने जैसे आमेर यानी जयपुर और जोधपुर वो मुगल सेवा में आ गए थे। उन्हें ऊंचे मनसब और सूबेदारियां मिलीं और बदले में उनकी रियासतें, जिन्हें वतन जागीर कहते थे, वो काफी हद तक स्वायत्त बनी रहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जोधपुर के राजा अजीत सिंह गुजरात के सूबेदार रहे और आमेर के सवाई जय सिंह मालवा और आगरा के सूबेदार रहे। सवाई जय सिंह उन्होंने ही जयपुर शहर बसाया था ना, और जंतर मंतर। बिल्कुल। सवाई जयसिंह तो एक बड़े विद्वान, खगोल शास्त्री और नगर नियोजक भी थे। जयपुर शहर बसाया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 जगहों पर जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई। जयपुर वाली सबसे बड़ी है। कमाल है। लेकिन औरंगजेब के समय में ये रिश्ते कुछ खराब भी हुए थे। हाँ, औरंगजेब की कुछ नीतियों से, खासकर मारवाड़ के मामले में उनके हस्तक्षेप और जजिया लगाने से राजपूतों में नाराजगी बढ़ी। हालांकि ये भी सच है कि कई राजपूत मनसबदार उसकी सेवा में बने रहे, तो रिश्ते आप कह सकते हैं मिले जुले और जटिल थे, एक जैसे नहीं रहे हमेशा। अगर हम एक आखिरी नजर डालें तो इस पूरे दौर की विरासत क्या है? जहांगीर का न्याय का दावा, शाहजहां की इमारतें, औरंगजेब का विस्तार और विवाद, और फिर वो पतन। ये एक मिली-जुली विरासत है। देखिए, मुगल वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और संगीत पर उनका गहरा असर पड़ा। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, जिसका प्रभाव बाद की व्यवस्थाओं पर भी दिखा। और इमारतें तो हैं ली, ताजमहल, लाल किला। हाँ, वो आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। फिर हुमायूं का मकबरा है, जिसे उनकी बेवा हाजी बेगम ने बनवाया था। 4 बाग शैली का बेहतरीन नमूना है वो। फतेहपुर सीकरी भी तो है। हाँ, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी। और एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने बनवाया था, उसमें पिएत्रा ड्यूरा का अद्भुत काम है। ये सब उसी विरासत का हिस्सा है। दूसरी तरफ उत्तराधिकार के लिए वो लगातार खूनी संघर्ष, धार्मिक असहिष्णुता का दौर, किसानों का शोषण और आखिरकार साम्राज्य का पतन, ये भी तो इसी कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ काले और सफेद में नहीं होता। हर दौर की अपनी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विफलताएं होती हैं। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक रूप से एकजुट किया, एक साझा संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी चुनौतियों से पार नहीं पा सका। ये सब जानने के बाद मन में यह सवाल उठता है कि हम इतिहास में किसी शासक या सल्तनत की कामयाबी या नाकामयाबी को किन पैमानों पर तौलें? क्या भव्य इमारतें काफी हैं, या सैनिक विजय, या फिर आम लोगों की जिंदगी में आई बेहतरी या बदहाली? शायद विरासत इन सबका मिला जुला रूप होती है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलनों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी है जो मतलब इन आंदोलनों की जो प्रमुख संत थे, उनके विचार क्या थे और क्या विरासत वो छोड़ गए, हाँ, उस पर रोशनी डालती है। हाँ, और इन स्रोतों में भक्ति आंदोलन की जो अलग अलग शाखाएं थीं, और कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसे जो बड़े नाम हैं, हाँ हाँ, और महाराष्ट्र के संतों का भी जिक्र है। हाँ। साथ ही सिख गुरुओं का क्या योगदान रहा, वो भी है। और सूफी परंपरा के जो अहम पहलू हैं, जैसे चिश्ती और सूरहावर्दी सिलसिले, उनके संतों की भी बात की गई है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हमारा मकसद यही है कि भाई
इन आंदोलनों के मूल सिद्धांत क्या थे, सही। कौन सी प्रभावशाली शख्सियतें थीं और भारतीय समाज और संस्कृति पर उनका कितना गहरा असर पड़ा, उसको समझें। हाँ, और ये भी देखें कि कैसे उन्होंने मतलब धार्मिक सोच को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। और ये दिलचस्प नहीं है, जैसे आपने कहा नोट्स में है कि भक्ति आंदोलन में अंदाल जैसी महिला संत भी थी। हाँ, ये कमाल की बात है। और कैसे ये आंदोलन जो थे वो जटिल रस्म और रिवाजों से हटकर सीधे ईश्वर से जुड़ने पर जोर दे रहे थे। हाँ, वो डायरेक्ट कनेक्शन वाली बात। बिल्कुल, उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो भक्ति आंदोलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनसे शुरू करते हैं। इन नोट्स के हिसाब से एक बड़ी बात थी कर्मकांडों और यज्ञों को नकारना, और जोर था एकेश्वरवाद पर, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा, चाहे उसका रूप हो या ना हो। सही कहा। और यहीं से वो दो मुख्य धाराएं दिखती हैं ना, एक सगुण जिसमें ईश्वर का रूप माना गया, जैसे शिव भक्त। हाँ, शिव भक्त नैनार कहलाए, और विष्णु भक्त आलवार। और नोट्स में अंदाल का जिक्र है, पहली महिला आलवार संत। हाँ, उन्हें भक्ति आंदोलन की प्रणेता भी कहते हैं शायद। हाँ, कुछ स्रोत ऐसा मानते हैं। और दूसरी धारा थी निर्गुण, जहां ईश्वर को निराकार बिना रूप रंग के माना गया। अच्छा, और इन विचारों के बेसिस पर कई सारे दार्शनिक मत भी उभरे। नोट्स में कुछ नाम हैं, जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, हाँ, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। हाँ, ये नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं सुनने में। हाँ, ये दर्शन तो गहरे हैं, पर इनका मूल देखें तो जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहता है कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, ये दुनिया एक तरह का भ्रम है, मिथ्या है। अच्छा। और वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, जो मानता है कि ये संसार भी वास्तविक है, ईश्वर का ही अंश है। और वो मूर्ति पूजा को मानते थे। हाँ, वो समर्थन करते थे। और कमाल की बात ये है कि ये दोनों मतलब बिल्कुल अलग नजरिए वाले दर्शन एक ही भक्ति आंदोलन के अंदर पनप रहे थे। वाकई ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन कितना खुला हुआ था। किसी एक दायरे में बंधा नहीं था। बिल्कुल, ईश्वर तक जाने के कई रास्ते सुझा रहा था, ऐसा लगता है। चलिए, कुछ प्रमुख भक्ति संतों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र है इन नोट्स में। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य 1017-1137 ने विशिष्टाद्वैत की नींव रखी, जैसा भी हमने बात की। और उत्तर भारत में देखें तो रामानंद 14वीं-15वीं शताब्दी का नाम आता है। वो निर्गुण धारा के माने जाते हैं। अच्छा। और उनके शिष्य थे कबीर 1440-1510। कबीर तो खैर बहुत ही मशहूर है। हाँ, उनके दोहे तो आज भी। बिल्कुल, वो भी निर्गुण संत थे। और उनके दोहे, जैसा नोट्स में लिखा है, हिंदू और इस्लामी दोनों धर्मों की जो बाहरी रस्में थीं उन पर सवाल उठाते हैं। उनकी शिक्षाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। फिर गुरु नानक देव 1469-1538 का जिक्र है, वो भी निर्गुण धारा से थे। इनके बारे में हम आगे सिख गुरुओं के सेक्शन में और बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। वल्लभाचार्य 1449-1531 ने शुद्धाद्वैत दर्शन दिया और पुष्टि मार्ग की बात की। इसमें कृष्ण भक्ति पर जोर था। हाँ, कृष्ण भक्ति पर। और उधर पूर्व में बंगाल में चैतन्य 1486-1533 ने कृष्ण भक्ति की एक बड़ी लहर फैलाई, जिसे गौड़ीय वैष्णववाद कहते हैं। और दक्षिण में पुरंदरदास 1480-1564 कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं। हाँ, ये विविधता देखिए, अलग अलग संत, अलग अलग इलाके, अलग अलग भाषाएं। कोई कृष्ण की बात कर रहा है, कोई राम की, कोई निराकार ईश्वर की। सही। और सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे थे, संगीत, कविता, यहाँ तक कि नृत्य का भी इस्तेमाल हो रहा था भक्ति फैलाने में। जैसे असम में शंकर देव के संदर्भ में सत्रिया नृत्य का जिक्र है नोट्स में। हाँ, और मीराबाई 1498-1546 मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण भक्ति में सब कुछ छोड़ दिया, बन गया। सूरदास 1483-1563 भी कृष्ण भक्त थे। उनके पद। हाँ, सूरसागर। तुलसीदास 1532-1623 ने राम भक्ति में रामचरितमानस लिख दिया। फिर दादू दयाल 1544-1603 जैसे निर्गुण संत जिन्होंने दादू पंथ चलाया। ये लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ कुछ ऊंची जातियों या विद्वानों तक ही नहीं रही, ये आम लोगों का आंदोलन बन गई थी। सही कहा। और इसने क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को भी बहुत बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र का भी खास जिक्र है नोट्स में। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 1271-1296, उन्हें वहां भक्ति आंदोलन शुरू करने वाला माना जाता है। हाँ, उन्होंने मराठी में भगवद गीता पर टीका लिखी, भावार्थ दीपिका। और नामदेव
1270-1350 वो वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। हाँ, वारकरी संप्रदाय जहां भगवान विष्णु को महाराष्ट्र में विट्ठल या विठोबा के रूप में पूजते हैं। पंढरपुर की यात्रा बहुत मशहूर है। अच्छा। इन संतों ने मराठी का इस्तेमाल करके भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। रामदास 1608 से 1681 का दासबोध भी मराठी में ही है, उनके उपदेशों का संग्रह। और कर्नाटक में बसावन्ना 12वीं शताब्दी का नाम है, जिन्होंने लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय शुरू किया। हाँ, बसावन्ना। नोट्स बताते हैं कि वो शुरू में जैन थे, फिर चालुक्य राजा के मंत्री भी बने। और शिव भक्त थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। और सबसे बड़ी बात, वो जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के बड़े विरोधी थे। तो ये दिखाता है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये समाज सुधार का भी एक मंच बन रहा था। बिल्कुल, खासकर जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाने में इसका बड़ा रोल रहा। आप बात करते हैं सिख गुरुओं की। गुरु नानक देव का जिक्र हमने भक्ति संतों में किया था, लेकिन उनके विचारों ने तो एक बिल्कुल नए पंथ की नींव डाल दी, सिख धर्म। हाँ, एक अलग राह बन गई। ये सफर गुरु नानक के जन्म 1469 से शुरू होकर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी तक चला, जिनका निधन 1708 में हुआ। और उसके बाद गुरु का पद हमेशा के लिए सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया गया। ये बहुत अनोखी बात है। बिल्कुल। और सिख धर्म की शुरुआत से ही सामाजिक बराबरी पर बहुत जोर था। नोट्स में 3 चीजों का जिक्र है: लंगर, हाँ, सामुदायिक रसोई, पंगत यानी एक साथ बैठकर खाना, और संगत यानी मिलकर फैसले लेना। ये उस समय के समाज में जहां इतना भेदभाव था, बराबरी लाने के बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम थे। सच में। तो 10 गुरुओं का योगदान बहुत बड़ा रहा। गुरु नानक देव ने नींव रखी, गुरु का लंगर शुरू किया। फिर दूसरे गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई। ये बहुत जरूरी था गुरु नानक देव की वाणी को सहेजने के लिए। हाँ, उसी में संकलित किया गया। तीसरे गुरु अमरदास साहब ने आनंद कारज विवाह समारोह शुरू किया और समाज को संगठित करने के लिए मंजी और पीरी व्यवस्था बनाई, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग। चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। हाँ, और एक दिलचस्प बात नोट्स में ये है कि हरमंदिर साहिब की नींव एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर से रखवाई गई थी। अच्छा। ये तो आपसी सम्मान की बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। उस दौर में ये बहुत मायने रखता था। 5वें गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी। इसलिए उन्हें शहीदा-दे सरताज यानी शहीदों का ताज कहते हैं। गुरु अर्जन देव की शहादत सिख इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ था। इसके बाद जो छठे गुरु आए, हरगोबिंद साहिब, गुरु अर्जन देव के बेटे। हाँ, उन्होंने सिख समुदाय को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। उन्हें सैनिक संत कहा जाता है। अच्छा, सैनिक संत। उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिख धर्म में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सत्ताओं का प्रतीक है। नोट्स में ये भी लिखा है कि उन्हें भी जहांगीर ने सजा दी थी और उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध भी लड़े। तो यहाँ से सिख धर्म में वो आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला तत्व मजबूत होता गया। हाँ, ऐसा लगता है। फिर 7वें गुरु हर राय साहिब ने दारा शिकोह को शरण दी थी। 8वें गुरु हरकिशन साहिब सबसे कम उम्र के गुरु बने, 5 साल की उम्र में। हाँ, सिर्फ 5 साल। 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब ने कश्मीरी पंडितों की जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया और इसके लिए औरंगजेब ने उन्हें 1675 में शहीद करवा दिया। हाँ, उनकी शहादत ने सिख समुदाय को और भी ज्यादा मजबूत किया। और फिर आते हैं 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहिब, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बिल्कुल। 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने सिखों को एक संत सैनिक व्यवस्था में संगठित किया। ये उस समय के मुगल उत्पीड़न को देखते हुए आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कदम माना गया। और उन्होंने ही गुरु पद को गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया। हाँ, ये कहकर कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के जीवित गुरु होंगे। ये वाकई का साधारण यात्रा है। मतलब आध्यात्मिक शिक्षाओं से शुरू होकर बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए एक संगठित समुदाय बनना और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वोच्च अधिकार देना, ये अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल। जैसे भक्ति संतों की वाणी भी शामिल है। हाँ, ये फिर से उस दौर के खुलेपन और विचारों के आदान प्रदान को दिखाता है। सही कहा। चलिए अब रुख करते हैं सूफी आंदोलन की ओर। इन नोट्स में इसकी शुरुआत के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, जैसे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का विचार और जिहाद और मुजाहिद जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं।
यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन नोट्स में लिखा है, इसकी व्याख्या या इस पर कोई अपनी राय दिए बिना। हाँ, ये जरूरी है। इन शब्दों के ऐतिहासिक संदर्भ और मायने काफी जटिल हो सकते हैं, लेकिन सूफीवाद का जो रूप भारत में ज्यादा फैला और लोकप्रिय हुआ, वो इस्लाम की एक तरह से कहें तो रहस्यवादी, प्रेम और भक्ति वाली धारा थी। अच्छा, इसे समझने के लिए कुछ शब्द अहम हैं जो नोट्स में दिए गए हैं। तसव्वुफ यानी सूफीवाद, शेख या पीर यानी गुरु। जैसे भक्ति में गुरु थे। हाँ, बिल्कुल। मुरीद यानी शिष्य, खानकाह यानी उनका आश्रम या रहने की जगह, समा मतलब संगीत महफिलें। संगीत, ये भक्ति में भी था। हाँ, ये एक बड़ी समानता है। फिर रक्स यानी एक तरह का आध्यात्मिक नृत्य, फना यानी खुद को मिटाकर ईश्वर में लीन हो जाना, और जियारत यानी संतों की दरगाहों पर जाना। ये शब्द सुनकर लगता है कि यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा और संगीत का बड़ा महत्व था, भक्ति आंदोलन की तरह ही। बिल्कुल। नोट्स में कुछ प्रमुख सूफी सिलसिलों, ऑर्डर्स और संतों का जिक्र है, जैसे चिश्ती सिलसिला। हाँ, चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141-1236 थे, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। हाँ, वही चिश्ती सिलसिले की खासियत थी संगीत यानी समा पर जोर देना, राजनीति और शासकों से थोड़ी दूरी बनाए रखना और आम लोगों के साथ घुल मिलकर रहना। अच्छा, इसी सिलसिले में आगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए, जिनके नाम पर कुतुब मीनार है। हाँ, फिर बाबा फरीद, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब इलाही कहते हैं। हाँ, यानी ईश्वर का प्रिय। और भी कई बड़े नाम हैं चिश्ती सिलसिले में। नोट्स में एक और सिलसिले का जिक्र है, सोहरावर्दी। इसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182-1262 थे। हाँ, और उनका केंद्र मुल्तान में था। सोहरावर्दी सिलसिला चिश्तियों से थोड़ा अलग था। कैसे? ऐसा माना जाता है कि वो शासक वर्ग के थोड़े करीब थे, उनसे दान वगैरह लेते थे और उनकी खानकाहें भी ज्यादा व्यवस्थित होती थीं, जबकि चिश्ती संत अक्सर गरीबी में रहना पसंद करते थे। अच्छा। इनके अलावा नक्शबंदी और फिरदौसी सिलसिलों के नाम भी हैं। हाँ। नक्शबंदी सिलसिला इस्लामी कानून यानी शरीयत के पालन पर ज्यादा जोर देता था। तो ये दिखाता है कि सूफीवाद भी कोई एक ही तरह का आंदोलन नहीं था, उसमें भी अलग अलग सोच और तरीके थे। तो ये जो खानकाहें थीं, ये सिर्फ रहने की जगहें नहीं थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र थे, लोगों की मदद के अड्डे थे, और सबसे बढ़कर अलग अलग धर्मों और वर्गों के लोगों के मिलने जुलने की जगहें थीं। अच्छा। खासकर चिश्ती खानकाहें तो आम लोगों के लिए हमेशा खुली रहती थीं। वहाँ लंगर भी चलता था, जैसे गुरुद्वारों में। संगीत, समा और जियारत, दरगाहों पर जाना जैसी प्रथाओं ने सूफीवाद को बहुत लोकप्रिय बनाया, क्योंकि ये लोगों के दिलों को छूते थे। हाँ, और यहाँ भी गुरु, पीर और शिष्य, मुरीद का रिश्ता बहुत अहम था। पीर ही मुरीद को आध्यात्मिक रास्ते पर गाइड करता था। तो अब अगर हम इन दोनों आंदोलनों को, भक्ति और सूफी को, एक साथ रखकर देखें तो क्या चीजें सामने आती हैं? हमने देखा कि ये लगभग एक ही समय, मतलब मध्यकाल में भारत के अलग अलग हिस्सों में पनप रहे थे। हाँ, और उनमें कई दिलचस्प समानताएं भी थीं। जैसे दोनों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया, किताबी ज्ञान या कर्म कांड से ज्यादा दिल के रिश्ते को अहमियत दी। सही। और दोनों ने जटिल कर्मकांडों को नकारा। बिल्कुल। दोनों ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय भाषाओं, संगीत और कविता का खूब इस्तेमाल किया। कबीर के दोहे, मीरा के पद, सूफी कव्वाली, ये सब इसके उदाहरण हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, दोनों ने कहीं ना कहीं सामाजिक बराबरी की बात की, स्थापित नियमों को चुनौती दी, जैसे जाति व्यवस्था या धार्मिक कट्टरता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर के दोहे हों या सिख गुरुओं का लंगर और पंगत या सूफी संतों की खानकाहें जहाँ कोई भेदभाव नहीं था, ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। बेशक उनके तरीके और संदर्भ अलग अलग थे। हाँ, तरीके अलग थे, लेकिन मूल भावना में एक समानता दिखती है। और दोनों ने मिलकर भारत की जो मिली जुली संस्कृति है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, हाँ, उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका असर आज भी हमारे संगीत, साहित्य, भाषा और यहाँ तक के कई पूजा स्थलों में भी जिंदा है। तो आज हमने भक्ति आंदोलन के कई रंग देखे, सगुण और निर्गुण धाराएं, अलग अलग दर्शन, दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब तक फैले हुए संत। फिर हमने सिख धर्म के विकास को समझा, कैसे 10 गुरुओं ने योगदान दिया, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या महत्व है और सामाजिक बराबरी के सिद्धांत कितने अहम थे। और आखिर में सूफीवाद की दुनिया में झांका, उसके मुख्य सिलसिले कौन से थे,
प्रमुख संत कौन थे और खानका, समा, जियारत जैसी उनकी रिवायतें क्या थीं? इन सारी जानकारियों को देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सदियों पहले, जब समाज इतने बंधनों में जकड़ा हुआ था, ये आंदोलन व्यक्तिगत प्रेम, भक्ति और सीधे ईश्वर से जुड़ने की बात करके, मतलब स्थापित नियमों को चैलेंज कर रहे थे। हाँ, ये बड़ी बात है। और उनका असर कितना गहरा और स्थायी रहा है, ये आज भी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता में महसूस होता है। यहाँ एक सवाल शायद ये उठता है कि आज के दौर में हम इन आंदोलनों की जो विरासत है, उससे क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज के इसी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।